उन्हें पता था कि उनका कुछ नहीं होने वाला था, फिर भी वो उसे बस पास से देख लेना चाहते थे। दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो, बिना बताए आ गई? भूमिका ने यास्मीन से पूछा। वो उसके सामने देखकर मुस्कुराने लगी और मारे खुशी के अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। अरे मैं यहाँ पर ना अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए आई हूँ यार। यास्मीन असल में यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो भूमिका से मिलकर लकी से अपनी एक मीटिंग फिक्स करवा सके, लेकिन अब उसे भूमिका को बीच में लाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसने पहले ही आते हुए लकी को वहां बैठा देख लिया था, लेकिन इधर भूमिका चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन यहाँ कौन सा बॉयफ्रेंड ढूंढने आई थी। उसे लग रहा था कि वो कॉलेज की टीम से किसी नए लड़के को पटाने के लिए वहां आई थी। बाकी लड़के जो वहां खड़े थे उनके दिमाग में भी यही बात आई जो भूमिका के दिमाग में आई, और इसलिए उन्हें लग रहा था कि उनका मौका बनता हुआ नजर आ रहा था। और सभी फिर से अपने बाल ठीक करने लगे थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी मैच के बाद अपने कपड़े नहीं बदले थे और वो सभी पसीने में तरबतर थे। फिर भी वो सभी भूमिका के पीछे खड़े होकर यास्मीन को ऐसे देख रहे थे जैसे वो चंबुक की तरह उनके पीछे खींची चली जाएगी। फिर उनमें से एक आध आदमी ने हिम्मत करके यास्मीन की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। वो देख पा रही थी कि कुछ तो उनसे हाथ मिलाना चाह रहे थे और कुछ थे जो उससे सिंपैथी लेना चाह रहे थे। विक्रांत, जिसके मसल्स इन सब लड़कों में सबसे ज्यादा बड़े और सबसे मजबूत थे, वो यास्मीन के सामने ऐसे बन रहा था जैसे वो उसे भाव ही ना दे रहा हो। वो उसकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर चुपके चुपके उसे देख भी रहा था, ये देखने के लिए कि यास्मीन क्या उसे देख रही है या नहीं। जब उसने देखा कि यास्मीन का ध्यान एक आध बार के लिए उसकी तरफ गया तो फिर वो अपने मसल्स को और ज्यादा कसने लगा, लेकिन यास्मीन उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। विक्रांत ने देखा कि वो किसी और के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही थी, लेकिन विक्रांत को एक बार के लिए वो जरूर देख चुकी थी। विक्रांत को ऐसा लगा कि वो सच में उसके लिए ही आई थी और अब उसके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे थे। हेलो मैडम, मेरा नाम विक्रांत है, क्या आप मेरे साथ घूमने के लिए बाहर चलेंगी? जब यास्मीन ने देखा कि वो उसकी ओर आ रहा था तो विक्रांत मुस्कुराने लगा और उसने यास्मीन की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन विक्रांत को झटका तब लगा जब यास्मीन ने उसकी ओर देखा ही नहीं और उसको पार करते हुए आगे निकल गई। मैडम सुनिए तो। विक्रांत ने जैसे ही देखा कि यास्मीन उसके पास नहीं रुकी तो उसका चेहरा मुरझा गया। बाकी लड़के उसकी ओर देख रहे थे और विक्रांत उन्हें ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इधर यास्मीन लकी के पास आई और उसके घुटनों पर आकर बैठ गई। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुम यहाँ बैठे हो, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चलोगे? यास्मीन उसके घुटनों पर बैठी हुई थी। बाकी के लड़कों ने देखा कि उसका और यास्मीन का चेहरा काफी पास में था। उन दोनों के चेहरे के बीच में किसी की हथेली भी नहीं निकल सकती थी। लकी अपने चेहरे पर यास्मीन की सांसों को महसूस कर पा रहा था। जैसे ही उन सब लोगों ने देखा कि यास्मीन लकी के घुटनों पर बैठी थी तो उनके दिल में आग लग गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी की पहचान सबके सामने उजागर हो जाती या फिर वो जैसे तैसे अपना हाल संभाल लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए अनसमिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को भूमिका ने बास्केटबॉल कोर्ट में बुला लिया था। वो उससे सामान उठवाना चाह रही थी, लेकिन सामान उठाना तो सिर्फ एक बहाना था। असल में वो लकी को बेइज्जत करने के लिए वहां बुला रही थी। लकी की खूब टांग खींचने के बाद वो फिर से मैच खेलने के लिए उतर गए थे। मैच में शानदार जीत के बाद उनके चेहरे पर जो चमक आई थी वो यास्मीन को देखने के बाद 4 गुना बढ़ गई थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यास्मीन क्या लेने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। जब सब लड़के यास्मीन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे तभी यास्मीन उन सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गई और लकी के घुटनों में जाकर बैठ गई थी। बताओ ना, तुम चलोगे क्या मेरे साथ खाने के लिए? यास्मीन ने फिर से लकी का हाथ थोड़ा और जोर से पकड़ते हुए कहा। मैं इस वक्त लकी हड़बड़ा गया था। यास्मीन का चेहरा उसकी आंखों के इतना करीब था कि वो उसकी पलकों को भी साफ साफ देख पा रहा था। यास्मीन का टॉप लकी के टी शर्ट को बस छूने ही वाला था। चलो ना चलते हैं, यास्मीन ने फिर से उसे पुचकारते हुए कहा। लकी से भी अब रहा नहीं जा रहा था। वो उसे बिल्कुल मना नहीं कर पाया और उठकर यास्मीन के साथ जाने लगा। जब बाकी के लड़कों ने उसे इस तरह से जाते हुए देखा तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए।
यास्मिन ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे इसी तरह से खींचते हुए अपनी गाड़ी तक ले आई थी। दीदी, ये तुम्हें क्या हो गया है? भूमिका ने बीच में ही उसका रास्ता रोकते हुए कहा। वो लकी को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे पहली बार देख रही हो। उसने उसे देखा और फिर बोली, और तुम कहां जा रहे हो भाई साहब? अगर तुम इनके साथ चले जाओगे तो फिर हमारा ये सामान सब कौन उठाएगा? पहले ये सब उठाओ। और हाँ, एक बात पहले ही बता दे रही हूँ, मेरी बहन के साथ ना कुछ भी उल्टा सीधा करने की ना कोशिश मत करना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये तुम्हारे साथ चल रही है, वरना एक बार तुम अपने आप को तो देखो, क्या इसके साथ तुम जाना डिजर्व भी करते हो? वैसे तो खुद भूमिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन को ये क्या हुआ था। पिछली बार दोनों बहनों ने अभिजीत को जलाने के लिए लकी का अच्छे से इस्तेमाल तो किया था, और भूमिका के हिसाब से यास्मिन को लकी की कोई जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी क्यों उसकी बहन लकी के पीछे पड़ी हुई थी? भूमिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी। भूमिका ने इधर जो भी कहा था उसे लकी ने गटक लिया। उसे उसके ऊपर गुस्सा तो खूब आ रहा था, लेकिन वो चाह कर भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था। यास्मिन खुद उसे खींच कर ले जा रही थी, ऐसे में वो उसे मना कैसे कर सकता था? उसे लगा कि बेहतर स्थिति यही थी कि वो भूमिका से कोई बहस न करे। यास्मिन जी, आप मुझे अपने साथ ले जाना चाह रही हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि आप देख सकती हैं कि मेरा यहाँ पर बहुत काम बाकी है, इसलिए मैं आपके साथ चल नहीं सकता, सॉरी, लकी ने कहा। लेकिन यास्मिन उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। उसने एक बार जो उसका हाथ थाम लिया था तो फिर वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा उसने भूमिका की ओर आंखें निकालते हुए देखा। उसका चेहरा गुस्से से चमक उठा था। भूमिका, लकी मेरा बॉयफ्रेंड है, समझी तुम? और ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये तुम्हारा जीजा जी है। तुम अपने जीजा जी से ऐसे बात करोगी? उनसे ऐसे काम करवाओगी? तुम ऐसे चिल्लाओगी उन पर? तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना। तुम किससे क्या बात करना चाह रही हो इस बारे में तुम्हें अंदाजा भी है? ऐसे में कम से कम अपनी बहन से तो ठीक से बात करो। यास्मिन ने बुरी तरीके से उसे फटकारते हुए कहा। लकी आज की तारीख में अरबपति था। उसके खाते में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे रखे हुए थे। वो भूमिका से जो चाहे खड़े खड़े करवा सकता था, लेकिन यहां तो उल्टा भूमिका उसे इस तरह से बेइज्जत कर रही थी। यास्मिन बड़ी मुश्किल से लकी को अपने साथ लाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन भूमिका उसका सारा गुड़गोबर करने पर तुली हुई थी, इसलिए उसका गुस्सा करना लाजमी था। यास्मिन ने जिस तरह का लेक्चर सबके सामने भूमिका को दिया, उसे सुनकर तो वो खुद सन्न रह गई। उसकी छोटी सी बुद्धि में उसकी बहन की बड़ी बड़ी चालबाजियां घुसने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो यही सोच रही थी कि अगर लकी का काम निकल चुका था तो फिर उसे इतना सिर पर बैठाने की क्या जरूरत थी। चलो हटो मेरे रास्ते से, यास्मिन उसके ऊपर फिर से चिल्लाई। उसकी आवाज किसी बिजली की तरह गरज रही थी और उसे सुनते ही भूमिका डर गई। जब बात यहां तक खत्म नहीं हुई तो उसके बाद यास्मिन ने उसे अपने रास्ते से धक्का दे दिया। फिर उसने लकी का हाथ पकड़ा और उसने उसे गाड़ी में बैठाया और कॉलेज से बाहर ले गई। ईशान चलते हुए भूमिका के पास आया और उसे सांत्वना दे रहा था। भूमिका के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसका दिल तुरंत बाहर निकलने को था। बाकी सब लोग जो कि वहां खड़े थे वो भी इस घटना के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया। तो अब समझ में आया कि भूमिका की बहन को ऐसे सड़े हुए लड़के ही पसंद आते हैं। कचरे पर मक्खियां ही बैठती हैं, इनमें कोई शक नहीं। लेकिन इस लकी के साथ में क्या दिक्कत है? उसके पास ना तो पैसा है, ना ही परिवार, ना उसके पास खुद का कोई खाने का ठिकाना है। ऐसे में मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की उसके प्यार में पागल कैसे हो सकती है। अरे अगर भूमिका की बहन यास्मिन इस फटीचर लकी से शादी कर लेगी तब तो भूचाल ही आ जाएगा। ये बदकिस्मत लकी इसकी बहन की सारी प्रॉपर्टी खा जाएगा। मुझे तो लगता है कि अब भूमिका का पूरा परिवार खतरे में है। वो लकी जैसे इंसान को अपने घर के अंदर आने भी कैसे दे सकते हैं? जब बाकी लड़कों ने देखा कि लकी को उनकी नाक के नीचे से लड़की उड़ा ले गई थी तो उन सब की जान हलक में आ गई थी। उनके शब्दों में उनकी जलन साफ नजर आ रही थी। किसने कहा कि मेरी बहन लकी को डेट कर रही है? बताओ मुझे। तभी अपनी बहन को बचाते हुए भूमिका बीच में ही कूद पड़ी। बाकी के लोग उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में जब ऐसी बातें कर रहे थे तब भूमिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो बीच में ही कूद पड़ी थी। और साथ में उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर ये बात उन लोगों के दिल में घर न कर जाए कि उसकी बहन लकी जैसे फटीचर के साथ थी, वरना उसकी जो साख इन लोगों के बीच में बनी थी वो गिर सकती थी। इसलिए वो अपनी साख बचाने के लिए बीच में ही कूद पड़ी। हाँ, लेकिन अभी तुम्हारी बहन तो ये कह रही थी ना कि वो उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी।
एक खिलाड़ी ने भूमिका से पूछा। हाँ हाँ, और वो इसलिए लकी को अपने साथ नहीं ले गई क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे? देखा नहीं, वो दोनों एक दूसरे से कैसे चिपके जा रहे थे, और तुम्हारी बहन सिर्फ लकी की वजह से तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हुई। तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता? बाकी लोगों ने भी भूमिका के सामने मुंह खोलना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि वो आदमी इतनी आसानी से मेरे घर में घुस जाएगा? मुझे लगता है ना कि या तो मैं और मेरी बहन बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, या फिर तुम लोग सारे के सारे गधे हो। भूमिका ने कहा। एक्टिंग? ये भूमिका क्या बोले जा रही थी? कुछ लोगों को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो कुछ लोगों को लग रहा था कि वो पागल हो गई थी, उसे सदमा लग गया था। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि उसने सच में सबको पागल बनाया था, लेकिन पागल बनाया क्यों था ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। भूमिका भी उनकी शक्लों को देखी जा रही थी और समझ गई थी कि वो जो कहना चाह रही थी वो बात किसी को समझ में आ नहीं रही थी। इसलिए उसने चीजों को आसान बनाने के लिए उनसे कहा, अरे तुम लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि माजरा क्या है। भूमिका ने कहा। वो इतनी देर तक उन लोगों को परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। असल बात यह है कि, भूमिका ने कहा, और फिर सब लोगों को उसके और उसकी बहन के प्लान के बारे में बताया। वो बता रही थी कि कैसे उसने लकी का इस्तेमाल अभिजीत को जलाने के लिए किया था, लेकिन उसे खुद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरी बार जब लकी, यास्मीन और अभिजीत एक दूसरे के सामने आए तो यास्मीन का मकसद पहले ही पूरा हो चुका था। ऐसे में उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन फिर से लकी को इतना भाव क्यों दे रही थी, लेकिन अब उसने अपने दोस्तों में अपनी साख बचाए रखने के लिए जो जरूरी समझा वो कह दिया था। अच्छा, तो ये बात है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लकी जैसे फटीचर आदमी को इतनी सुंदर लड़की मिल ही नहीं सकती। ये तो वही बात हो गई कि मोगरे का फूल गोबर में जाकर गिर गया। लकी तो इस वक्त मारे खुशी के यार फूले जा रहा होगा, जबकि उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि यास्मीन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारी बहन को अभिजीत ने फिर से देख लिया तो वो पिछली बार से भी ज्यादा जल जाएगा, और फिर उन दोनों के बीच की चीजें भी दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगेंगी। ये कह रही हो तुम? ईशान ने भी भूमिका की ओर देखते हुए कहा। उसने सुना था कि अभिजीत भी एक बड़े परिवार से आता था और उसके घर वालों का दिल्ली में अच्छा दबदबा था। वो खुद भी यास्मीन और अभिजीत की नजरों में आना चाहता था। वो सब आखिरकार एक दूसरे के घर परिवार का हिस्सा होने वाले थे। हाँ, यही सही रहेगा ना भूमिका। तू एक काम कर, अभी के अभी अभिजीत को फोन लगा और उसको बता कि यास्मीन इस वक्त लकी के साथ डेट पर कहीं गई है। अभी तू ही तो कह रही थी ना कि पिछली बार भी लकी अभिजीत के हाथों पिटते पिटते बचा था, तो मुझे लगता है ना कि इस बार तो अभिजीत उसकी खाली खींच लेगा। हाँ, ये सही कह रही है। ईशान ने भी उसकी दोस्त की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तो तुम ही उसको फोन लगाओ, तब तक मैं जरा नहा कर आती हूँ। हम लोग बाद में उसे मार खाते हुए देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि लकी जब वापस यहाँ आएगा तो उसका क्या हाल हुआ पड़ेगा। कितना मजा आएगा ना जब वो दोनों आराम से खा रहे होंगे और इतने में अभिजीत वहां पहुंच जाएगा। भूमिका ने कहा। उसकी आंखों में फिर से एक चमक आ गई थी। नहीं नहीं, फोन तुम ही लगाओ। तुम फोन लगाओगे तो जल्दी तुम्हारी बात सुनकर दौड़ आएगा। एक बार फोन लगा लो, उसके बाद नहाने के लिए चली जाना। ईशान ने भूमिका से कहा। उसे भी ईशान की बात सही लगी और उसने अपनी बहन को फोन लगाने के लिए फोन निकाल लिया, और जैसे ही वो अभिजीत को फोन लगाने लगी थी, इतने में उसकी स्क्रीन पर अभिजीत का ही फोन आने लगा। भूमिका ने हंसते हुए गर्व के साथ वहां खड़े सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई। भूमिका खुद भी इस बार काफी कॉन्फिडेंस में थी। उसे लग रहा था कि शायद यास्मीन का काम पिछली बार पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने दोबारा लकी का इस्तेमाल करने का सोचा था। अब अगर अभिजीत ने उसे दोबारा फोन किया तो उसे लग रहा था कि वही हुआ होगा जो वो लोग सोच रहे थे। हेलो, हाँ अभिजीत, बताए क्या बात है? तुम्हें आज फोन करने के लिए फुर्सत कैसे मिल गई? भूमिका ने पूछा। वो दिल ही दिल इस बात को समझ रही थी कि उसने जरूर यास्मीन की वजह से ही फोन किया होगा। अच्छा, अगर तुम यास्मीन को ढूंढना चाहते हो ना तो सीधा उसी को फोन मिला लो ना। अच्छा, तुमने उसे फोन लगाया लेकिन वो उठा नहीं रही। अच्छा, तो हो सकता है कि किसी लड़के के साथ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वो उसी लड़के के साथ गई है जिसके साथ वो पहले गई थी? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। खैर, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मेरी बहन के दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और ना ही हो सकता है। अच्छा, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मेरे कॉलेज आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाने के लिए ले चलती हूँ, और फिर मैं तुम्हारे लिए उससे बात भी करूंगी आज। इतना भर कहना था कि बाद में भूमिका ने बड़े गर्व से फोन काट दिया। शानदार भूमिका, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि अभिजीत सच में काफी परेशान है।
मुझे तो लगता है कि आज तो लकी की खैर नहीं, मार खाकर ही मानेगा वो। ठीक है, तो चलो अब नहा लेते हैं। आज तो नहाने में भी काफी मजा आने वाला है। सब लोग नहाने के लिए वहां से निकल गए थे। जब वो लोग नहा कर निकले तो उन्होंने देखा कि एक चमचमाती हुई लग्जरी कार कोर्ट के बाहर खड़ी थी। उसमें एक बहुत बढ़िया कपड़ा पहना एक आदमी बैठा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि अभिजीत था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी मार खाने वाला था? क्या भूमिका और उसकी बाकी के दोस्त वहीं देखने वाले थे जो उन्होंने सोचा था, या फिर आज उन्हें कुछ और ही मंजर देखने को मिलने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यास्मिन लकी को अपने साथ लेकर निकल गई थी। भूमिका और बाकी लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। जब भूमिका की बहन के बारे में लोग अनाप शनाप बातें करना शुरू कर चुके थे तो भूमिका खुद अपनी और अपनी बहन के बचाव को लेकर बीच में ही कूद पड़ी। उसने अपनी ओर से यास्मिन की सारी प्लानिंग अपनी दोस्तों को बता दी थी। उसने अपने दोस्तों को समझा दिया था कि वो लोग कैसे लकी का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात सुनकर उन सबको मजा आ गया था और लकी को पीटते हुए देखने की ख्वाहिश में उसने आज अभिजीत को कॉलेज बुला लिया था। अभिजीत जब अपनी कार से बाहर निकला तो सबने देखा कि उसने अपने बालों पर जेल लगा रखा था। उसकी शर्ट और ट्राउजर ब्रांडेड थी। उसने काफी महंगे से दिखने वाले जूते पहने हुए थे। लेकिन उससे भी खास बात तो जो देखने लायक थी वो ये कि अभिजीत के हाथ में गुलाब का एक बड़ा सा गुलदस्ता था। वो भूमिका की ओर उस गुलदस्ते को लेकर तेजी से बढ़े जा रहा था। अरे अभिजीत, तुमने ये नई गाड़ी कब ली? भूमिका ने अभिजीत की ओर बढ़ते हुए कहा। उसकी नई गाड़ी देखने के बाद तो एक पल के लिए वो अभिजीत को पहचान ही नहीं पाई थी। जब उसने पिछले लकी और यास्मिन को एक साथ डेट पर देखा था तो उसके दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो किसी भी हाल में यास्मिन को छोड़ना नहीं चाहता था और इसके लिए वो किसी भी मोर्चे पर कमजोर पड़ता दिखाई नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने अपने पिता से कहकर खुद के लिए एक नई गाड़ी ले ली थी। ये 99 गुलाब है। काफी देर लगी एक एक को पिक करने में और फिर उसका गुलदस्ता बनाने में। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आज मैं ही यास्मिन से अपने दिल की बात कह डालूं। मैंने उसे प्रपोज करने के लिए डायमंड की रिंग भी खरीदी है, देखो जरा कैसी है। अभिजीत ने अपनी जेब में से वो रिंग निकाली और फिर भूमिका की ओर बढ़ा दी। भूमिका ने जब उस डिब्बी को खोला तो देखा कि उसमें सच में एक सुंदर सी डायमंड की रिंग पड़ी हुई थी। वो अब बस और इंतजार नहीं करना चाहता था। वो उसकी और यास्मीन के बीच के रिश्ते को आज पक्का करने का मन बनाकर ही यहाँ आया था। लेकिन जब वो यास्मीन को फोन करने की कोशिश कर रहा था तो वो उसके फोन का जवाब नहीं दे रही थी। ये तो अच्छा था कि भूमिका उसकी बहन थी और इसलिए उसने उससे बात कर ली थी। यार तुम कितने अच्छे लड़के हो, मेरी बहन को देने के लिए गुलदस्ता और ये अंगूठी लेकर आए हो। मेरी बहन जैसे ही ये सब देखेगी ना और जब उसे पता चलेगा कि ये सब सिर्फ तुम उसके लिए कर रहे हो तो खुशी के मारे ना पागल हो जाएगी। भूमिका ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने और उसकी बहन ने सोचा था। अब उसे अपनी जीत होती हुई दिखाई दे रही थी। भूमिका के दिमाग में जब ये बात आई कि यास्मिन इस वक्त लकी के साथ थी तो उसे इस बात का डर जरा भी नहीं लग रहा था कि यास्मिन अभिजीत के कन्फेशन को खराब कर देगी। जैसे ही अभिजीत उसे प्रपोज करेगा वो तुरंत इस सारे खेल का इल्जाम अभिजीत के सिर पर डाल देगी और वो ये भी कह देगी कि लकी ही जबरदस्ती उसे परेशान कर रहा था और उल्टा अभिजीत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। फिर उस बात की पूरी संभावना बनती नजर आ रही थी कि लकी पिटाई तो तय थी। रुको, मैं अभी यास्मिन को फोन लगाती हूँ, भूमिका ने काफी जोश और उत्साह के साथ कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बहन को फोन लगाने के लिए फोन उठाया तो उसका मुंह बंद हो गया। जैसे ही उसने फोन लगाया उसने पाया कि यास्मिन का फोन बंद था। उसने फिर जब लकी को फोन लगाया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आखिर ये क्या हो रहा था? ये दोनों उसके साथ किस तरह का खेल कर रहे थे? भूमिका को लग रहा था कि उसकी बहन उसके साथ कुछ ज्यादा ही बड़ा खेल कर रही थी। यास्मिन का फोन क्यों नहीं लग रहा? मेरी ही बहन मुझे ऑकवर्ड क्यों कर रही है? क्या वो फिर से उस दिन की तरह लकी के साथ भाग तो नहीं गई कहीं? भूमिका ने अपने आप से कहा। अरे क्या हुआ, वो फोन नहीं उठा रही क्या? अभिजीत ने परेशान होते हुए भूमिका से पूछा।
भूमिका ने उसे बता दिया कि उसका फोन बंद आ रहा था। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारी बहन मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? कहीं वो फिर से उस फटीचर के साथ डेट पर तो नहीं चली गई है? अभिजीत ने फिर से घबराते हुए भूमिका से पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो। अगर मेरी बहन सच में उसके साथ होगी भी तो वो इसलिए क्योंकि वो आदमी मेरी बहन को परेशान किए जा रहा है। मेरी बहन तो उस जैसे आदमी को मुंह भी नहीं लगाती यार। भूमिका ने अभिजीत के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मन ही मन वो खुश हो रही थी। जितना ज्यादा अभिजीत परेशान हो रहा था, उतना ही ज्यादा भूमिका को मजा आ रहा था। इस बात से वो ये चीज तो समझ गई थी कि अभिजीत उसकी बहन की बहुत परवाह करता था, और इसका यह भी मतलब था कि लकी आज बुरी तरह से पिटने वाला था। अच्छा, एक बार इस नंबर पर फोन लगाकर देखती हूँ। भूमिका ने एक और नंबर पर फोन लगाते हुए कहा। उसने पहले किसी ग्रुप चैट में इस नंबर को देखा था और उसका मैसेज भी पढ़ा था। उसमें लिखा था कि वो अपने नंबर के जरिए सामने वाले की लोकेशन को ट्रेस कर सकता था। भूमिका ने तुरंत उसके खाते में 200 रुपए डाले और उसे यास्मीन की लोकेशन निकलवा ली। वो इस वक्त रोमानोज पिज्जा सेंटर जनकपुरी में बैठी हुई थी। अभिजीत और भूमिका ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और तुरंत गाड़ी में बैठकर रोमानोज पिज्जा के लिए रवाना हो गए। उनके साथ में ईशान, विक्रांत और चीयर लीडर टीम के काफी लोग बैठे हुए थे। वो सभी इस दृश्य को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, जिसमें अभिजीत का जूता लकी के गालों को मसलने वाला था। उन्हें धरती में से चिंगारियां उठती हुई नजर आ रही थी। थोड़ी देर के अंदर भूमिका और बाकी के लोग जनकपुरी में रोमानोज पिज्जा सेंटर पहुंच चुके थे। उस स्टोर पर ढेर सारे छोटे छोटे क्यूबिकल्स बने हुए थे। हेलो, मैं क्या जान सकती हूँ कि यहाँ पर 1 घंटे पहले जो कपल आए थे वो किस जगह पर बैठे हुए हैं? कपल में जो लड़की है वो काफी सुंदर है। उसने सफेद रंग का टॉप और पीच कलर की मिनी स्कर्ट पहनी हुई है, और उसके साथ जो लड़का होगा ना, वो बिल्कुल ही फटीचर सा दिखता होगा। वो लोग कहाँ बैठे हैं, आप मुझे बता सकती हैं? भूमिका ने पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की को यास्मीन और लकी के बारे में अच्छे से पता था, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में जो फर्क था उस फर्क को साफ देख पा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि उन दोनों को ढूंढने के लिए इतने सारे लोग एक साथ आकर खड़े हो गए थे, तो वो चाहकर भी अपने कस्टमर के बारे में उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती थी। वैसे यहाँ पर ज्यादा कमरे हैं नहीं, चलो बारी बारी से एक एक कमरे में देख डालते हैं। भूमिका को जब उस लड़की की तरफ से जानकारी नहीं मिली तो उसने अपनी ओर से मोर्चा खोलते हुए कहा। ठीक इसी वक्त एक छोटे से कमरे के अंदर जब लकी बाथरूम में गया हुआ था, तो यास्मीन ने अपने पर्स के अंदर से एक छोटी सी भूरी रंग की शीशी निकाली और उसमें से कुछ पाउडर उसने लकी के ग्लास में मिला दिया, और उसके आने के पहले उसने उसे चम्मच से हिला भी दिया था। ये कुछ बहुत खास चीज थी जिसे उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। उसने कहीं पढ़ा था कि इस तरह की चीज को पीने के बाद आदमी पागल हो जाता था। यास्मीन बस इसी कोशिश में लगी हुई थी कि किसी न किसी तरह वो लकी को अपनी चंगुल में फंसा ले। उसे ढेर सारे तरीकों के बारे में सोचने के बाद यही तरीका सबसे कारगर नजर आ रहा था। वो लकी के साथ पके हुए चावल को फिर से पकाना चाहती थी। लकी ने पिछली बार तो नैतिकता की वजह से यास्मीन को उसके पास आने से रोक लिया था, लेकिन इस बार वो उसके चंगुल से बचने वाला नहीं था। दिल के किसी कोने में भी वो यास्मीन को पसंद तो करता ही था। वो किसी बहाने से बस लकी का फोन बंद कर देना चाहती थी, और इसमें वो कामयाब भी हो गई थी। फिर उसने अपना खुद का फोन भी बंद कर दिया ताकि भूमिका उसके रंग में भंग न डाल सके। अब वो सिर्फ इस मौके की तलाश में थी कि किसी न किसी तरह वो लकी के गिलास में ये दवा मिला दे, और आखिरकार ये मौका भी उसे मिल गया। अगर एक बार लकी मदहोश हो जाता तो उसके बाद तो यास्मीन को अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद पागल सांड की तरह उसकी तरफ दौड़ा चला आता, और जिस तरह के कमरे में वो लोग बैठे हुए थे वहां एक छोटी सी टेबल रखी हुई थी, एक बड़ा सा सोफा था और मध्यम सी रोशनी। इससे अच्छा उन लोगों को और कौन सी जगह मिल सकती थी। यास्मीन जानती थी कि आदमी ऐसी जगह देखते ही पागल हो जाता है। यास्मीन के दिमाग में इस वक्त तरह तरह की बातें चल रही थी। वो लकी को सब करते हुए देख पा रही थी जो वो उससे करवाना चाहती थी। तभी लकी ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। यास्मीन ने इधर अपने चेहरे पर से कुछ छिपा लिया था। वो सीधी होकर बैठ गई। अब लकी सर, आप मेरे साथ खाने के लिए आए, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्यों ना मैं शाम की शुरुआत ठंडी कोल्ड ड्रिंक से करें? यास्मीन ने ग्लास उठाया और फिर चीयर्स करके अपना ग्लास अपने होठ पर लगा लिया। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए लकी की तरफ देख रही थी। जब उसने देखा कि लकी ने भी ना सिर्फ अपना ग्लास उठा लिया बल्कि उसे मुंह से लगाकर उसे पीना शुरू कर दिया था, तो यास्मीन के चेहरे पर एक शैतानी सी हंसी चमक उठी थी। उसके पेट में जैसे ही वो दवाई गई,
उसके थोड़ी ही देर बाद उसके शरीर में कुछ अजीब सी हरकत होने लगी थी। उसका माथा घूमना शुरू हो गया। लकी ने अपना कांटा नीचे रखा और बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोल पा रहा था। जितना वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था, उतना उसका दिमाग ठिकाने से हटता जा रहा था और वो बुरी तरीके से असमंजस में पड़ गया था। लकी सर, देखिए ना, अचानक से मेरे कंधे के ऊपर ना दर्द होना शुरू हो गया। क्या आप इसे एक बार दबा देंगे? इससे पहले कि लकी अपने आप को संभाल पाता, यास्मीन पहले ही उसके सामने अपना दर्द लेकर खड़ी हो गई थी। वो लकी की तरफ झुकी, उसे देखा और फिर लकी का हाथ उठाकर नाजुक से कंधे पर रख लिया। यास्मीन ने जानबूझकर अपने कंधे पर से अपना टॉप हटा लिया था। लकी सर, बस एक बार मेरा कंधा दबाने में मेरी मदद कीजिए ना। सच में मुझे अपने कंधे में ना काफी दर्द हो रहा है। यास्मीन के चेहरे और लकी के चेहरे में बहुत ज्यादा दूरी नहीं रह गई थी। प्लीज यास्मीन, मुझे छोड़ो यार, जाने दो मुझे, लकी ने कहा। उसका दिमाग सच में उसके साथ अजीब अजीब खेल कर रहा था। वो यास्मीन के चेहरे की तरफ देखना तक नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसके परफ्यूम की महक की खुशबू के आगे वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसकी खुशबू सीधे उसके नाक में घुसी चली जा रही थी। लकी का हाथ अभी भी यास्मीन के कंधे पर ही टिका हुआ था। वो उसके जिस्म की गर्माहट को और उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था। लकी ने इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए यास्मीन को पीछे धकेल दिया। फिर उसने अपने माथे को सहलाया और होश में आने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी होश में नहीं आ पाया। वो अभी भी अपने हाथों पर यास्मीन के कोमल शरीर के स्पर्श को महसूस कर पा रहा था। इधर यास्मीन सोच रही थी कि लकी का विल पावर सच में काफी स्ट्रांग था, लेकिन इस बार वो इस मौके को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। लकी, आज सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और तुम सिर्फ मेरे हो। यास्मीन ने ये सब अपने मन में सोचा और फिर आगे बढ़ने लगी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने लकी की ओर देखा, जो कि जमीन पर बैठा था। फिर यास्मीन ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। चाहे आज उसे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन ऐसे मौके को वो अपने हाथ से किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकती थी। वो चाहती थी कि आज से लकी सिर्फ और सिर्फ उसका होकर रह जाए। उसने अपनी ड्रेस के बटन खोलने शुरू कर दिए थे और उसने अपनी टॉप को एक कंधे पर से उतार भी दिया था और फिर दूसरी तरफ का टॉप भी उतर गया था। यास्मीन के गोरे कंधे लकी की आंखों के सामने चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों को किसी ने रुई से बनाया था। उसकी कॉलर बोन भी काफी सुंदर लग रही थी। जैसे जैसे वो लकी के करीब आती जा रही थी, वैसे वैसे लकी उससे अपनी नजर बचाने में नाकामयाब होता जा रहा था। उसका टॉप अब उसके पेट तक उतर चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? जिस तरह की हालत में लकी था, क्या वो अपने आप को बचा पाता? क्या यास्मीन अपने गंदे इरादों में कामयाब हो पाती, या फिर उससे पहले ही भूमिका आकर उसका गुड़ गोबर कर देती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिजीत भूमिका के कॉलेज पहुंच चुका था। उसके हाथ में गुलाब का गुलदस्ता और डायमंड अंगूठी थी और वो यास्मीन को प्रपोज करने के लिए बिल्कुल तैयार था। जब भूमिका ने यास्मीन और लकी दोनों को फोन मिलाने की कोशिश की तो पाया कि दोनों के फोन बंद थे। भूमिका ने बड़ी मुश्किल से उन दोनों की लोकेशन निकाली और आखिरकार वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर लकी और यास्मीन मौजूद थे। इधर यास्मीन ने भी लकी की कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवा मिला दी थी और इस वजह से उसे चक्कर आने शुरू हो गए थे। वो उसका गलत फायदा उठाना चाह रही थी और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। लकी उसकी ओर देखना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन वो देखे बिना रह नहीं पा रहा था। जब यास्मीन ने उसे इस हाल में देखा तो वो समझ गई थी कि उसकी जीत पक्की होने वाली थी। यास्मीन ने लकी के सामने अपनी ऊंची हील्स भी उतार दी और उसके गोरे पैर लकी की आंखों के सामने मौजूद थे। फिर वो लकी के सामने बैठ गई और अपना टॉप उतार कर उसके चेहरे की ओर फेंक दिया। जैसे ही लकी के मुंह पर उसका टॉप गिरा, उसकी खुशबू और उसकी गर्मी उसकी नाक में भर गई। लकी बुरी तरह से कांप रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लिया। वो अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो किसी भी हाल में यास्मीन को गले नहीं लगाना चाहता था, लेकिन उसकी विल पावर अब कमजोर होती जा रही थी। लकी सर, आप तो बहुत हैंडसम है, यास्मीन ने कहा और लकी के माथे को पकड़कर अपने सीने से लगा दिया। वो लकी को उत्तेजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। लकी उसके सीने में धंस गया। यास्मीन के हाथ उसकी गर्दन के
करीब लिपटे हुए थे। उसके लिए सांस तक ले पाना मुश्किल हुए जा रहा था। जैसे ही उसने सांस ली, यास्मीन के परफ्यूम और पसीने की मिली जुली गंध उसके नथनों में घुस गई। लकी का बीपी इतना बढ़ गया कि उसकी नसें बाहर निकलने लगी। उसने अपने आप को रोकने के लिए अपने दांतों को भींच लिया। उसके मुंह से चीख निकलती जा रही थी। सर छोड़ दीजिए अपने आप को, आप अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे आप अपने आप को, यास्मीन ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा और फिर ठीक से बैठकर लकी के चेहरे को अपने सीने से और ज्यादा कसकर चिपका लिया। वो देख पा रही थी कि धीरे धीरे लकी बेकाबू होता जा रहा था। उसका सपना अब जल्द ही साकार होने को था। आ! लकी जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज यास्मीन के सीने में ही दब कर रह गई। फिर उसे रहा नहीं किया और उसने यास्मीन को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। यास्मीन के चेहरे पर एक हंसी आ गई। खेल शुरू होने वाला था। वो पहले से जानती थी कि खेल में जीत उसी की होने वाली थी। धड़ाम! तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया। भूमिका, अभिजीत, ईशान और बाकी सभी लोग उन दोनों के कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने अपनी नंगी आंखों से जो दृश्य देखा, उसके बाद तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबके मुंह ऐसे खुले हुए थे जैसे उन्होंने इस छोटे से कमरे में 2 इंसान नहीं बल्कि 2 हाथी देख लिए हों। यास्मीन, जिसने सिर्फ अपने इनरवियर पहने हुए थे, वो लकी की गोद में बैठी हुई थी। उसने लकी के चेहरे को अपने सीने में धंसा रखा था और लकी ने भी यास्मीन को कसकर गले लगा रखा था। यह दृश्य उन लोगों की आंखों के सामने ऐसे लग रहा था जैसे कोई बम फट गया हो। जैसे ही लकी ने उन लोगों को कमरे के अंदर घुसते देखा तो अचानक से उसका बुखार नीचे उतरने लगा। उसका दिमाग अब ठंडा होना शुरू हो चुका था। भले ही दवा का असर अभी भी उसके शरीर पर उसी की तरह बना हुआ था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होने लगा था। अचानक उसकी आंखों के सामने ना जाने कहां से राधिका का चेहरा आ गया। उसे लग रहा था कि उसने राधिका की पीठ के पीछे एक दूसरी लड़की के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की थी। लकी को अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी और वो यास्मीन को धक्का देकर उसे दूर कर देना चाहता था। इधर यास्मीन ने भी जब उन लोगों को ऐसे उसके कमरे में घुसते देखा तो उसे काफी गुस्सा आ गया। ये लोग उसके बने बनाए काम को बिगाड़ रहे थे। अगले आधे ही घंटे में उसके और लकी के बीच वो सब हो जाने वाला था, जिसके बाद वो हक से ये कह सकती थी कि लकी सिर्फ और सिर्फ उसका था, लेकिन ये लोग उसका काम खराब कर रहे थे। पर यास्मीन भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। चाहे कोई भी उसके सामने खड़ा हो, लेकिन वो इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। बाहर निकलो यहां से! यास्मीन भूमिका के ऊपर जोर से चिल्लाई और उसने फिर से लकी को गले से लगा लिया। वो बार बार अगर इस मौके को खो देती तो वो दोबारा उसे ये मौका कभी नहीं मिलने वाला था। लकी सर, आप इन लोगों की परवाह मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं ना वो करते रहिए, यास्मीन ने कहा और सबके सामने लकी के होंठ को चूम लिया। उसने अपना एक हाथ लकी की गर्दन में डाला और दूसरे हाथ से उसकी शर्ट का बटन खोलने लगी। इससे पहले कि लकी का बुखार उतरे, वो उसके कपड़े उतार देना चाहती थी। भूमिका और बाकी के लोग वहीं खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये दोनों इतने भूखे कैसे हो सकते थे। इनकी आंखों के सामने इतने सारे लोग खड़े थे और उसके बाद भी ये लोग इस तरह की हरकत किए जा रहे थे। जो लड़के वहां पर खड़े ये सब देख रहे थे, उनका तो खून खौलना शुरू हो गया। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्हें लकी से बहुत जलन हो रही थी। वो चाहते थे कि काश इस वक्त लकी की जगह वो खुद वहां बैठे होते। ठीक इसी वक्त अभिजीत का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। वो शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, साले कमीने, तुझे जिंदा रहने का शौक नहीं है क्या? इधर लकी का गुस्सा भी किसी ज्वालामुखी की तरह फूटे जा रहा था। वो खुद भी किसी भी पल बरस सकता था। अभिजीत ने उसके आगे खड़े हुए कुछ लड़कों को धक्का दिया और फिर यास्मीन को लकी के शरीर से दूर कर दिया। फिर उसने गुस्से में लकी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसका थप्पड़ इतना तगड़ा था कि लकी के मुंह के कोने से खून बहने लगा। न सिर्फ उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसका दिमाग भी अब ठिकाने पर आ गया था। इधर अभिजीत का गुस्सा भी थमा नहीं था। वो फिर से लकी के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि लकी के गाल पर वो तमाचा लगा था, उसके खुद के गाल पर एक तमाचा जा लगा। लकी ने भी उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिया था और इससे पहले कि अभिजीत उससे संभल पाता, उसके गाल पर फिर से एक और थप्पड़ लगा। अब की बार ये काम यास्मीन ने किया था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यास्मीन ने सबके सामने अभिजीत के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। उसकी कोई हस्ती ही नहीं थी।
और ना ही इतनी हैसियत वो लकी जैसे बड़े आदमी के गाल पर तमाचा मार सके। यास्मिन, तुम कैसी बात कर रही हो? हम दोनों तो साथ हैं ना? अभिजीत ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गाड़ी खुद के प्लेटफॉर्म से आगे कैसे निकल चुकी थी। जब उसने देखा कि यास्मिन उसके हाथ से फिसलने को थी तो उसने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली और यास्मिन की ओर बढ़ाते हुए बोला, यास्मिन देखो, मैं ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया था। अबे गधे, किसे चाहिए तुझसे डायमंड रिंग? मैं यास्मिन इतने सारे लोगों के सामने ये कन्फेस करती हूँ कि मेरा आज के बाद ना तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, समझा? अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जा, चला जा इस कमरे से बाहर, निकल। यास्मिन ने चिल्लाते हुए कहा। उसके ऊपर अभिजीत की बातों और उसकी अंगूठी का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके लिए अंगूठी की कीमत कुछ नहीं थी। वो लकी से शादी करने के बाद हर रोज ऐसी एक अंगूठी खरीद सकती थी। लकी सर, क्या आप ठीक हैं? यास्मिन ने लकी के पास आते हुए कहा। उसका हाथ अभी भी उसके गाल पर ही टिका हुआ था। लकी ने जवाब में आगे कुछ नहीं कहा। उसका बुखार अब पूरी तरह उतर चुका था। वो बस अब राधिका के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहता था। जब तक वो राधिका को देख नहीं लेता तब तक उसका मन शांत नहीं होने वाला था। लकी ने यास्मिन को पीछे की ओर धक्का दिया और फिर बाकी के लोगों को भी उसी तरह से धक्का देते हुए वहां से निकल गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लकी अपने आप में ये सब बड़बड़ाता हुआ वहां से बाहर निकल आया था। इधर जब लकी के साथ ये सब ड्रामा हो रहा था तब उधर राधिका सोनाली के साथ प्रैक्टिस रूम में आ गई थी। सोनाली ने राधिका के लिए एक टीचर को बुलवा लिया था जो उससे गाने की प्रैक्टिस करवाने वाला था। राधिका का टैलेंट सच में काफी अच्छा था और जो टीचर्स उसे सिखाने के लिए आए थे वो भी राधिका की काफी तारीफ कर रहे थे। सोनाली, जो कि दूर से खड़ी होकर उसकी प्रैक्टिस देख रही थी, उसे भी अपनी पसंद को देखते हुए अच्छा लग रहा था। जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तभी एक कूल सी दिखने वाली लड़की उनके कमरे में आकर खड़ी हो गई। उसके पीछे और 3 उसी तरह से दिखने वाली लड़कियां खड़ी थी। राधिका, ये चारों लड़कियां एक दूसरी टीम की मेंबर हैं। आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवा देती हूँ, ये निशा है। सोनाली ने राधिका की ओर मुस्कुराते हुए देखा और उसे लड़कियों से मिलवाने लगी। एक लड़की जिसने बड़े से झुमके पहने हुए थे वो राधिका की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन ना जाने क्यों राधिका को उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे हीन भावना से देख रही थी। सोनाली ने उसे बाकी 2 लड़कियों से भी मिलवाया जिनका नाम जसबीर और मुदिता था। वो दोनों भी राधिका को हूबहू वैसे देख रही थी जैसे निशा देख रही थी। और ये मिली है, सोनाली ने उसे आखिरी लड़की से मिलवाते हुए कहा। मिली ही वो लड़की थी जो अकेली थी। उसने भी सोनाली की तरह अपनी बालों को छोटा करवा रखा था और वो काफी आराम से वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान नजर आ रही थी। अब क्योंकि वो सोनाली से ज्यादा जवान थी इसलिए वो उससे ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी और उसके अंदर कुछ नया कर दिखाने का जज्बा सोनाली से भी ज्यादा दिखाई दे रहा था। ओह हेलो, नाइस टू मीट यू। मिली ने अपने हाथ राधिका की ओर बढ़ाते हुए कहा। हेलो। राधिका ने भी हाथ बढ़ाकर मिली से हाथ मिला लिया। वो उसके साथ थोड़ा सा अच्छा महसूस कर पा रही थी। मिली ने खुद भी फिर से राधिका को अपना परिचय दिया। राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग पहले भी कभी मिले थे। सोनाली दी, मनीषा ठीक है? अगर हो सके तो उनसे बोलो ना कि वो कल से ट्रेनिंग के लिए आ सके। निशा ने सोनाली से पूछा। उसकी टीम नए लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहती थी, लेकिन एक दिन पहले ही उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड मनीषा से कहा था कि वो उसका इंटरव्यू देने के लिए आए। इंटरव्यू के बाद वो सोनाली के एक्सप्रेशन से काफी खुश थी और उसने अपनी दोस्त से ये भी कह दिया था कि उसे जल्द एक बड़ी खबर जानने को मिलने वाली थी। रूहानी? नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, सोनाली ने आराम से कहा और फिर राधिका की ओर देखते हुए बोली, क्योंकि हमारे पास राधिका है इसलिए हमें रूहानी को अपने साथ शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम लोग मिलकर एक नया ग्रुप बनाओ और इस नए ग्रुप का नाम होगा सपनों की शहजादियां। तुम लोगों को पूरी मेहनत से काम करना पड़ेगा। जब सही टाइम आएगा तो कंपनी तुम लोगों को बीच में लॉन्च कर देगी। निशा ने जब सुना कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का पत्ता राधिका ने काट दिया तो उसके दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। उसे रहा नहीं किया और उसने एक बार मुड़कर आखिरकार राधिका को देख ही लिया। वो देख पा रही थी कि कैसे इस फटीचर सी दिखने वाली लड़की ने उसी की दोस्त का रास्ता रोक दिया था। उसके चेहरे पर राधिका के लिए उपजे घिन के भाव और ज्यादा बढ़ गए थे।
चलिए, अब आप लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, सोनाली ने ताली बजाते हुए कहा और फिर म्यूजिक टीचर को प्रैक्टिस के लिए बुलवा लिया। तो चलिए अब हम अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करते हैं, म्यूजिक टीचर ने कमान अपने हाथों में लेते हुए कहा और वो राधिका और बाकी लड़कियों को रियाज करवाने लगा। वो पांचों एक साथ धीमी आवाज में गा रही थी। चलो अब एक एक बार सब लोग अलग अलग गाएंगे, मैं एक एक करके तुम सबको जहां रोकना होगा वहां रोकूंगा और फिर जैसे ठीक करवाना होगा वैसे ठीक भी करवाता चलूंगा। जसवीर, तुम सबसे पहले शुरू करो, म्यूजिक टीचर ने कहा। जसवीर ने जब गाना शुरू किया तो निशा काफी खुश हो रही थी। वो खुद भी बहुत अच्छा गाती थी और वो ये बात जानती थी कि उससे अच्छा उन सब में और कोई नहीं गा सकता था। निशा बस अब राधिका के टैलेंट को देखना चाहती थी। अगर राधिका गाने में जरा भी कमजोर निकलती तो निशा उसकी कमजोरी पकड़ लेती, तो वो राधिका को इतना नीचा दिखाती कि राधिका खुद इस ग्रुप को छोड़ने पर मजबूर हो जाती। शुरुआत में जो 3 लोग गा चुके थे, म्यूजिक टीचर्स ने उसे उन्हें अलग अलग फीडबैक दे दिया। जहां कमी थी वहां उसे बता भी दिया था। अब बारी निशा की थी। उसने अपना गला साफ किया और गाना शुरू किया। उसकी आवाज काफी अच्छी थी और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ गाती थी। शाबाश, अब हम इसी को थोड़ा सा लो नोट पर ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार राधिका को देख लेते हैं, टीचर ने कहा। राधिका अपना नाम सुनते ही घबरा गई। जिस तरह से बाकी लड़कियां उसे देख रही थी उसकी वजह से वो पहले ही काफी नर्वस फील कर रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या राधिका टीचर के टेस्ट को पास कर पाती या फिर निशा उसे आज यहां से बाहर करवा देती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। भूमिका, अभिजीत और बाकी लोगों ने लकी और यास्मिन को जिस हाल में पकड़ा था वो देखने के बाद तो सबके होश उड़ गए थे, लेकिन उस हाल में भी यास्मिन मानने को राजी नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसे ऐसा मौका अब दोबारा नहीं मिलने वाला था, इसलिए उसने बाकी लोगों को धमका दिया और लकी को चूमना शुरू कर दिया। ये बात अभिजीत को बहुत बुरी लगी और उसने लकी को थप्पड़ लगा दिया। बदले में यास्मिन और लकी ने भी उसे थप्पड़ जड़ दिया और लकी वहां से निकल गया। जब लकी इन सब ड्रामों को देखकर वहां से बाहर जा रहा था तब उधर राधिका की जिंदगी में नए कांड शुरू हो गए थे। निशा और उसकी दोस्तों को राधिका जरा भी सुहा नहीं रही थी और वो जल्द से जल्द राधिका को वहां से बाहर निकलवा देना चाहते थे। यही सही मौका है, अगर इसने एक आध सुर भी इधर उधर किया ना तो इसका पत्ता साफ करके ही मानूंगी, निशा ने अपने मन में सोचा। राधिका की वजह से उसकी दोस्त का पत्ता कट गया था और ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। राधिका भी झिझकती हुई वहां से खड़ी हुई और रिकॉर्डिंग रूम की तरफ जाने लगी। राधिका को पहले से गाने की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, लेकिन वो जिस तरह से गा रही थी उससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आवाज सबसे खास थी, उसकी आवाज में एक नयापन था। टीचर के दिए हुए गाने को जब उसने अपने अंदाज में गाना शुरू किया तो खुद टीचर भी उसका मुरीद हो गया, लेकिन इधर निशा अंदर तक जल भुन गई थी। ये गाना इस तरह से भी गाया जा सकता था, टीचर ने मिली की ओर देखते हुए कहा। वो बहुत ही लो नोट के गाने को हाई नोट पर गा रही थी। राधिका ने गाते हुए अपनी आंखें बंद कर रखी थी। गाते गाते ना जाने वो कहां खो गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सोनाली ने जब उसे इतना डूब कर गाते हुए देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लग रहा था कि समंदर में से एक मोती ढूंढ लाई थी वो। जब राधिका ने गाना खत्म किया तब तक सारे लोग उसके गाने में डूब चुके थे। राधिका की आवाज में इस गाने को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार इस गाने को सुन रहे थे। इस वक्त निशा भी राधिका को खुली आंखों से देखी जा रही थी। उसके कपड़े और उसके हाव भाव देखकर निशा ये मान ही नहीं सकती थी कि राधिका इतना अच्छा गाती होगी। भले ही निशा के मुकाबले राधिका के सुर पूरी तरह से पक्के नहीं थे, पर फिर भी निशा जानती थी कि वो सब चीजें राधिका आसानी से सीख सकती थी। जिस तरह की समझ राधिका के पास थी उस तरह की समझ को बनाने में निशा को खुद 10 साल लग गए थे। राधिका के अंदर एक अलग सी काबिलियत थी जो सुनने वालों को उसकी ओर खींच सकती थी। अब जब राधिका ने उसे इतना चौंका ही दिया था तो इस वजह से निशा की जलन और ज्यादा बढ़ गई थी। तुम बहुत अच्छा गाती हो राधिका, तुम्हारे गाने का तरीका और सुर तो काफी अच्छे हैं। बहुत कम लोगों के पास ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। अगर तुम अच्छी प्रैक्टिस करोगी ना तो देखना एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगी।
टीचर ने राधिका की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा। वो उसे देखते ही पहचान गए थे कि आगे चलकर ये लड़की बहुत बड़ी स्टार बनेगी। तुम दोनों सर के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। राधिका, तुम जरा 1 मिनट के लिए इधर आना। सोनाली ने मुस्कुराते हुए राधिका से कहा और फिर उसे अपने साथ एक और ले गई। निशा के दिल पर यह एक और करारी चोट थी। जिस तरह से सोनाली निशा को देखकर मुस्कुरा रही थी और जिस तरह से वो उसे प्यार से अपने साथ ले गई थी, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो राधिका से काफी इंप्रेस हो गई थी। निशा हमेशा से इस ग्रुप की कैप्टन बनना चाहती थी और वो अपने सपनों की शहजादियों के नाम से इस ग्रुप को लीड करना चाहती थी। उसे यही लगता था कि अगर उसे इस कंपनी में सेफ होना है तो उसे किसी न किसी तरह इस ग्रुप का कैप्टन बनना ही होगा। लेकिन अब तो उसे लग रहा था कि उसे ये काम और जल्द करना पड़ेगा। वो समझ गई थी कि राधिका उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर थी। सोनाली भी राधिका के इस टैलेंट को समझ गई थी। वो उसे इस टीम का लीडर बनाना चाहती थी और उसके लिए उसे अभी से तैयार करना बहुत जरूरी था। सोनाली इसलिए उसे एक और ले गई थी। वो उससे यही कह रही थी कि अब उसे अपने एफर्ट्स 2 गुने करने की जरूरत है ताकि कंपनी उससे जो करवाना चाहती है वो उसे जल्द से जल्द पूरा करवा सके। लेकिन जितना जल्दी ये ग्रुप खड़ा हो पाता उतनी ही जल्दी वो लोग इसे ऑडियंस के बीच ले जाते। थोड़ी देर बात करने के बाद सोनाली ने राधिका को फिर से प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया। सोनाली वहीं कोने में खड़ी थी और उन 5 लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ राधिका के ऊपर टिकी हुई थी। इस बात से निशा नाराज होनी शुरू हो चुकी थी। वो देख पा रही थी कि राधिका ने एक दिन में ही आकर उससे उसकी जगह छीन ली थी और उसके और राधिका के बीच में बिना बोले ही एक हाई कंपटीशन शुरू हो गया था। तुम लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहो, मैं जरा बाहर जाकर आती हूं। सोनाली ने जब देखा कि उसका फोन बज रहा था तो वो उसे लेकर बाहर चली गई। जब निशा ने देखा कि सोनाली बाहर चली गई तो वो समझ गई थी कि अब सोनाली वापस नहीं आने वाली थी। सोनाली को और भी सेलिब्रिटीज से मिलना होता था। वो एक साथ कई सारे लोगों के साथ काम करती थी, इसलिए उसका हर वक्त एक एक जगह रह पाना मुश्किल था। सोनाली के जाने के थोड़ी देर बाद ही वो टीचर भी वहां से निकल गया। उसे बाकी और लोगों को भी प्रैक्टिस करवानी थी। अब कमरे में सिर्फ राधिका और वो 4 लड़कियां बची थी। राधिका ने अभी भी अपने हाथ में स्कोर शीट ले रखी थी और जिस तरह से टीचर ने उसे बताया था वो उसी तरह से प्रैक्टिस किए जा रही थी। वो इस काम को पूरे दिल से करना चाहती थी। निशा, जसबीर और मुदिता, ये तीनों लड़कियां एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी और वो अक्सर एक दूसरे के साथ ही रहती थी। वो सभी राधिका को काफी नीची नजरों से देख रही थी और उन्हें राधिका से जलन भी हो रही थी। मुझे लगा नहीं था कि ये लड़की इतना अच्छा गा सकती है। मुझे तो लगता था कि इसको सिर्फ इसकी शक्ल की वजह से ही लिया गया था। मुदिता ने निशा के कानों में कहा। उसकी नजर अभी भी राधिका के ऊपर टिकी हुई थी। सुंदर? अरे कहां से सुंदर? मुझे तो ये कहीं से भी सुंदर नजर नहीं आ रही है। निशा ने गुस्से से मुदिता के ऊपर झल्लाते हुए कहा। इन तीनों में निशा ही सबसे बड़े परिवार से आती थी और इसलिए बाकी दोनों लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो हम तीनों से ज्यादा सुंदर तो नहीं है। वो किसी एवरेज लड़की से बस थोड़ी सी ज्यादा सुंदर लगती है। वैसे निशा, जिस तरह से सोनाली राधिका को देख रही थी ना, और जिस तरह से वो उससे बात कर रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि वो अभी से उसकी काफी वैल्यू करने लगी है। मुझे लगता है कि वो आपकी जगह उस लड़की को ही टीम लीडर बनाएगी, देखिएगा। जसवीर ने कहा। क्या लीडर? और वो भी उस लड़की को? मुझे तो लग रहा है ना कि सोनाली उस लड़की की तरफ नहीं आ रही, बल्कि वो लड़की खुद सोनाली के पास भागे भागे जा रही थी। वो उसको इंप्रेस करने में लगी हुई थी। यूं तो ये काफी भोली दिखती है, लेकिन अंदर से ना बहुत बड़ी जानी है। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और अभी से मेरी जगह लेने के बारे में सोच रही है। अगर हमने इसके पर नहीं काटे ना तो कल को ये हमारे सिर पर चढ़कर ना नाचने लगेगी, निशा ने कहा और वो वहां से उठकर बाहर जाने लगी। उन तीनों की नजर राधिका के ऊपर टिकी हुई थी और वो उसी तरफ बढ़े जा रही थी। अरे सुनो, उसे सोनाली खुद लेकर आई है। मुझे लगता है ना कि तुम्हें उससे उलझने से पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से ना सोचना चाहिए। मिली ने निशा और बाकी के लोगों की बात सुन ली थी और वो जो भी कह रही थी वो उनके भले के लिए कह रही थी, लेकिन वो लोग मिली की किसी बात की परवाह करते नजर नहीं आ रहे थे। तुम्हें ना हमारे मसले में टांग अड़ाने की ना जरूरत नहीं है, समझी? निशा ने कहा और वो राधिका की ओर बढ़ने लगी।
निशा सबसे पहले राधिका के पास गई। उसने देखा कि राधिका के हाथ में एक पेपर था। निशा ने सबसे पहले उसके हाथ से वो पेपर छीना। राधिका ये देखकर चौंक गई। वो तो यहाँ पर बैठकर आराम से प्रैक्टिस कर रही थी, तो फिर उसने उसके हाथ से वो पेपर क्यों ले लिया था? जिस तरह से निशा उसे देख रही थी, उससे राधिका को एक डर सा लगने लगा। जाने दो, निशा ने कहा। राधिका उसकी बात सुनकर सहम गई। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। उसने देखा निशा के चेहरे पर कुछ गलत भाव नजर आ रहे थे। वो उसी की तरफ इतना क्यों चढ़कर आ रही थी? उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। राधिका को वहां पर एक पल के लिए रुकना अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो गलत लोगों के बीच में आ गई थी। हालांकि राधिका जानती थी कि सोनाली काफी अच्छी थी और बाकी के लोग भी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन बस ये निशा और उसके साथ वाली दो लड़कियों को ही उससे ना जाने क्या प्रॉब्लम थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो राधिका? निशा ने राधिका का मजाक उड़ाते हुए कहा और वो उसके पास वाली कुर्सी पर पैर डालकर बैठ गई। इधर जसबीर और मुदिता भी उसके आसपास खड़े हो गए। निशा मुस्कुराते हुए राधिका की ओर देखे जा रही थी। देखो, तुम इस ग्रुप में नई आई हो। इस ग्रुप के कुछ नियम हैं और तुम्हें उन नियमों का ना पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारी सीनियर हैं। इसलिए आज से तुम हमें दीदी कहकर बुलाओगी। मैं इसमें सबसे बड़ी दीदी और ये सबसे छोटी और वो उससे छोटी। मिली चौथे नंबर पर आती है। तुम हम सबसे अभी काफी छोटी हो, इसलिए तुम्हें आखिर में आओगी। चलो बोलकर दिखाओ। दीदी नंबर 1, दीदी नंबर 2, दीदी नंबर 3। भले ही राधिका खुद भी इस बात को समझ गई थी कि वो लोग इसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो जो कर रही थी राधिका ने उसे मान लिया। राधिका ने मिली की तरफ देखा और बोली, दीदी नंबर 4। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस ग्रुप का कोई ऐसा वैसा नियम नहीं है। ये लोग फालतू में तुम्हें पागल बना रहे, मिली ने कहा। जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकली, अचानक से निशा ने उसकी ओर देखा। निशा को लगा कि मिली राधिका के सामने कुछ ज्यादा ही समझदार बनने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुनकर वो जसबीर और मुदिता के साथ हंसने लगी। उसे लग रहा था कि ये मिली और राधिका दोनों एक जैसी हैं। राधिका ने उनके मजाक को इग्नोर कर दिया। इस वक्त वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहती थी कि वो अपनी सिंगिंग को अच्छा कैसे बनाए। वो और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहती थी। जैसे ही वो उठकर जाने लगी, निशा ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, सुनो नई लड़की, क्या हमने कहा कि तुम जा सकती हो? आओ इधर। निशा ने राधिका को जब जाते हुए देखा तो उससे पूछा। उसका सुंदर सा चेहरा निशा की बात सुनते ही मुरझा गया। तो और मैं क्या करूं? राधिका ने पूछा। वो काफी नाखुश नजर आ रही थी। वो पहले ही सबको अपना नाम बता चुकी थी, फिर भी ये लोग बार बार उसे नई लड़की कहकर बुलाए जा रहे थे। वो उसे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। तुम्हें देख नहीं रहा कि हमारा कमरा कितना गंदा हो रहा है? जो भी यहाँ पर नया आता है ना, उसे सबसे पहले ये कमरा साफ करना पड़ता है। तो अभी झाड़ू उठाओ और कमरा साफ करो। अच्छे से सफाई करना, कोई भी कोना ना खाली नहीं रहना चाहिए, निशा ने उसे हुक्म देते हुए कहा। मिली जो कि अपना गिटार बजा रही थी, वो अचानक बीच में ही रुक गई। फिर जब उसने देखा कि राधिका ने निशा की बात मानकर झाड़ू उठाकर अपना कमरा साफ करना शुरू कर दिया, तो उसने अपना सिर हिलाया और फिर से गिटार लेकर बैठ गई। राधिका ने सबसे पहले टेबल पर पड़ी सारी गंदगी को साफ किया और फर्श के ऊपर झाड़ू लगाने लगी। फिर उसने बाथरूम में से पोंछा निकाला और फर्श पर पोछा मारने लगी। उसे ये सब चीजें पहले से आती थी और काफी अच्छे से आती थी। जब वो कॉलेज के लिए दिल्ली नहीं आई थी, उससे पहले वो घर में अपनी माँ की मदद किया करती थी। जब राधिका फर्श को साफ कर रही थी, तब जसबीर और मुदिता गीले फर्श पर जूते से चलते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगे, जिस वजह से पूरा फर्श फिर से गंदा हो गया। राधिका ने उन दोनों की ओर चिढ़ते हुए देखा, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग तो आराम से हंसते हुए और बातें करते हुए वहां से निकल गए। राधिका ने भी कुछ नहीं कहा और उनके जूते के निशान को साफ करने लगी। जब वो फर्श का पोछा लगाकर वाइप वापस रखने वाली थी, तब वो दोनों फिर से अपने जूते पहनकर कमरे में आ गए। उनके हाथ में चिप्स और बाकी चीजों के पैकेट थे। प्लीज आप लोग 5 मिनट रुक जाओ, एक बार फर्श सूख जाए उसके बाद अंदर आ जाना, राधिका ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा। उसे लग रहा था कि वो प्यार से मान जाएगी। नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं अब इंतजार नहीं कर सकती, निशा ने राधिका से कहा। और इतने में दोनों लड़कियां फिर से उस गीले फर्श से होते हुए अंदर आ गई। उन दोनों के पीछे फिर से जूतों के निशान छूट गए थे। राधिका उन दोनों को गुस्से से देखे जा रही थी। अब आगे राधिका क्या करने वाली थी? क्या वो निशा के इस बर्ताव को चुपचाप देखती रहती या फिर वो उसके खिलाफ कुछ करती? आपको क्या लगता है?
क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर राधिका ने सभी का अपने गाने से दिल तो जीत लिया था, लेकिन उसके साथ ही उसने अपने दुश्मन भी खड़े कर लिए थे। निशा पहले तो राधिका का गाना सुनकर और उसके बाद उसको और सोनाली को एक साथ बात करता देखकर ये समझ गई थी कि आने वाले वक्त में वो निशा के लिए खतरा बन सकती थी। इसलिए बेहतर यही था कि वो उससे पहले ही उसे नीचा दिखाना शुरू कर दे ताकि उसका कॉन्फिडेंस गिर जाए। इसलिए निशा ने उसे बुली करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने राधिका से झाड़ू पोछे लगवाए, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने राधिका को फिजूल में परेशान करना शुरू कर दिया। जसबीर और मुदिता ने बेकार में फर्श गंदा कर दिया और राधिका को मन महसूस कर फिर से फर्श साफ करना पड़ा। देखो, अब तुम इसे पार मत करना, 5 से 6 मिनट में ये सब सूख जाएगा। अगर तुम लोग फिर से इसे गंदा करोगे ना तो मैं अब की बार इसे साफ नहीं करने वाली हूं। राधिका ने थोड़ा सा गुस्से में उन दोनों से कहा। वो समझ गई थी कि ये दोनों उसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे थे और फिजूल में ही उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वो इतनी आसानी से राधिका की बात सुनते हुए नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही वो ऐसा कुछ बोली, निशा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अचानक उसके हाथ से थोड़ा सा सॉस नीचे गिर गया। उसके बाद मुदिता के हाथ से आलू के चिप्स नीचे गिर गए और पूरा फर्श फिर से गंदा हो गया। ओह सॉरी, मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन तुम्हें अभी इसे फिर से साफ करना पड़ेगा नई लड़की। निशा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। भले ही राधिका का स्वभाव चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी इस बार वो निशा को गुस्से से घूरे बिना नहीं रह पा रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और फिर से पोछा लेकर दरवाजे से बाहर जाने लगी। रुको, निशा ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। उस खाली कमरे के अंदर उसकी आवाज गूंज गई। वो अपनी ही आवाज सुनकर चौंक गई थी, लेकिन राधिका रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तुम्हारे कान खराब हैं क्या? ठीक इसी वक्त राधिका को अपने पीछे से किसी के पैरों के आने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही राधिका पीछे मुड़ी, उसने देखा कि उसकी गर्दन में एक हाथ आकर लिपट गया। बदतमीज कहीं की, तुम किसे अपनी अकड़ दिखा रही हो? तुम जैसी फटीचर लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ जैसी लड़की को आंख दिखाओ? तुम्हें क्या जिंदा रहने का शौक नहीं है? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो सको, फिर भी आज तुम हमारे साथ बैठकर हमें ही आंख दिखा रही हो। मुदिता ने उसे कहा। तीनों लड़कियां बारी बारी से उसके ऊपर बरसे जा रही थी। तुम सोनाली दी के सामने इतनी लॉयल और इतनी हम्बल बन रही थी कि उसे देखकर किसी को भी उल्टी आ जाती। तुम्हें क्या लगता है इस तरह की हरकतें करने से तुम ग्रुप की लीडर बन जाओगी या फिर यहां की तुम लीड सिंगर हो जाओगी? जसबीर ने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा। जितना ज्यादा वो लोग राधिका के ऊपर चढ़े जा रहे थे, उतना ज्यादा राधिका भी परेशान हुए जा रही थी। उसे इन सब लोगों से बहुत डर लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब के शब्द बानों से कैसे निपटे। जरा देखो तो सही, कल की आई चुड़ैल खुद चुड़ैल है और डरने का नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे हम चुड़ैल हैं। मुझे तो लगता है ना, इसे गाना छोड़कर एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। निशा ने उसके ऊपर हंसते हुए कहा। फिर उसने बिना देर किए राधिका को खींचा, जिसकी वजह से वो बस गिर नहीं वाली थी। चल जा, जाकर फर्श साफ कर अच्छे से। राधिका को उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, मगर डर भी लग रहा था। फिर भी उसने झाड़ू उठा ली और वो सफाई करने के लिए तैयार हो गई। हम देखो तो, इसे जो कहा जाए वो करने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी हालत तो गली के किसी कुत्ते से भी खराब है। निशा, मुझे तो लगता है ना कि हम इसे फ्यूचर में भी आराम से चला सकते हैं। हाँ, लेकिन ये गाती भी तो बहुत अच्छा है ना। अगर सोनाली दी ने इसे आगे चलकर कैप्टन बना दिया तो फिर हम इससे इस तरह काम नहीं करवा पाएंगे जिस तरह से अभी करवा रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो ना यार, इसके कैप्टन बनने के बाद भी हम इससे यही सब करवाएंगे जो हम अभी करवाते हैं, जसबीर ने कहा। मुदिता की बात भी सही थी, लेकिन जसबीर को निशा के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो आगे चलकर राधिका से कुछ भी करवा सकती थी। इस बात की खुशी निशा को भी थी और उसने दोनों ओर देखा और मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपने दोनों हाथ बांधे और राधिका की ओर देखते हुए उसने कानों में बोला, इस चुड़ैल ने यही कहा था ना कि इसके घर में सिर्फ और इसकी माँ ही है। इसकी माँ भी तो किसी छोटे से गांव में रहती है। ऐसे में अगर यहाँ पढ़ रही है ये, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे तो लगता है इसकी माँ ने जरूर कुछ ऐसा वैसा काम किया होगा जिस वजह से ये यहाँ पढ़ पा रही है।
अगर ये खुद भी यहाँ कुछ ऐसा वैसा करके थोड़े पैसे कमा रही होगी तो उसमें। इससे पहले कि निशा अपनी बात खत्म कर पाती, उससे पहले ही राधिका ने उसे बीच में ही अपनी नजर से काटा और फिर चिल्लाते हुए बोली, शट अप। उसकी आंखों में जैसे अंगार चमक रहे थे और वो गुस्से भरी नजर से निशा की ओर देखे जा रही थी। फालतू बकवास करने की ना जरूरत नहीं है चुड़ैल, तू यहाँ हमारे सामने खड़ी है तो तुझे क्या लगता है कि तुझे बहुत पर आ गए हैं? निशा के मुंह से भी ये शब्द गोली की तरह निकले और वो फिर से गोली की रफ्तार से राधिका की ओर बढ़ रहे थे। अच्छा, तो तेरी माँ तेरा बिग पॉइंट है ना? तो सुन, तेरी माँ तेरे से भी बड़ी चुड़ैल है जो कि अपने गांव के हर मर्द के साथ में। निशा ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी और उससे पहले ही राधिका के पेट में कसकर लात मार दी। मेरी माँ के बारे में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इधर से राधिका ने भी उबलते हुए कहा और जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद उसने निशा का पैर पकड़ा और उसे जोर से खींच दिया। निशा इतनी जोर से जमीन पर गिरी कि उसके गिरने पर से ही जोर की आवाज आई। जब से राधिका छोटी थी तब से ही वो और उसकी माँ एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के सहारे थे। उन दोनों का पूरे गांव में कोई नहीं था। वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी माँ ने उसे पालने पोसने में कितने मुश्किल सहे हैं, कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मुश्किलों से उसने अपने कंधे पर उठाने के बाद उसकी माँ यहाँ तक पहुंच पाई है कि वो अपनी बेटी को देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। जब निशा ने देखा कि राधिका ने उसे जमीन पर पटक दिया तब जसबीर और मुदिता तुरंत उसे उठाने के लिए उसके पास चले आए। साली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे हाथ लगाने की? लगता है तुझे अपनी मौत के पास जाना है ना? मारो साली को। निशा ने गुस्से में जसबीर और मुदिता की ओर देखते हुए कहा। उसके सिर पर चोट लग गई थी और वो उस पर हाथ रखकर उसे सहला रही थी। तब तक जसबीर और मुदिता ने उसे उठाकर खड़ा किया। निशा जैसे ही खड़ी हुई वो फिर से राधिका को मारने के लिए भागी। राधिका उससे नहीं लड़ सकती थी, उसके अंदर सच में इतनी जान नहीं थी, इसलिए उसने एक आध हाथ मारने के बाद उसने अपना सिर अपने हाथ से ढक लिया और वो नीचे बैठ गई। निशा और बाकी के दोस्त हाथ चलाए जा रहे थे। वो राधिका को इतना मार रहे थे कि उनके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके हाथ और उसके कंधों को उन्होंने मार मार कर लाल कर दिया। जसबीर ने एक लात मारी तो राधिका जमीन पर गुड़क गई। बाकी सब लोग अपनी लातों के साथ उसके ऊपर कूद पड़े थे और उसके सिर पर, पेट पर और पैरों पर लात बरसाए जा रहे थे। बस करो। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और निशा और उसकी बाकी साथियों को किसी ने धक्का दे दिया। वो धक्का इतनी जोर से लगा कि तीनों लड़कियां थोड़ी दूर पर जाकर गिर गई। मिली, हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रख, निशा ने मिली की ओर घूरते हुए कहा। मिली ने उन लोगों को पीछे से धक्का दे दिया था। तुम सब बहुत आवाज कर रहे हो, ये प्रैक्टिस रूम है और यहां पर ना मुझे शांति चाहिए, मिली ने कहा। अच्छा, अगर यहां पर ऐसा लग रहा है कि बहुत शोर हो रहा है तो चलो बाहर चली जा, यहां रुकने को किसने कहा है? निशा ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि मिली उसके साथ खेल खेल रही थी। असल में वो सिर्फ राधिका को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। क्या तुम चाहती हो मैं सोनाली दी को बुला दूं? मिली ने निशा की बात को इग्नोर किया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे दिखाने लगी। मिली! निशा को मिली के ऊपर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। मारे गुस्से के उसके सांसें फूली जा रही थी। अगर सोनाली को इस बारे में जरा भी खबर लग जाती तो उन सब की हालत खराब हो सकती थी। निशा ने राधिका की ओर देखा और फिर दबी हुई लेकिन गुस्से भरी जुबान में कहा, चुड़ैल सुन, अगर तूने इन सब के बारे में सोनाली दी या उनसे कुछ भी कहने की कोशिश की ना तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगी। चलो रे। सोनाली ने मिली को घूरा और फिर बाकी लड़कियों के साथ वहां से निकल गई। इधर जब निशा और उसकी चमचियां वहां से निकल रही थी तब जाकर मिली ने राहत की सांस ली। फिर वो पीछे घूमी और राधिका की ओर देखने लगी। राधिका जमीन पर नीचे गिरी हुई थी। उसने अभी भी अपने सिर को अपने हाथों से ढक रखा था और उसका शरीर कांपे जा रहा था। कितनी बेचारी लड़की है। मिली के दिमाग में राधिका को लेकर सबसे पहले यही ख्याल आया। उसने राधिका के ऊपर गुस्सा आ रहा था और दया भी। खड़ी हो जाओ। मिली उसके पास जाकर बैठ गई। फिर उसने उसकी उठने में मदद की। उसके चेहरे पर कुछ एक घाव हो गए थे। उसके सारे बाल बिखर गए थे और जूतों के निशान की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे। उसकी पूरी कमीज पर जूते के छाप थे। थैंक यू। राधिका की आंखें भर आई। उसने रोती हुई आवाज में मिली से कहा। मिली ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। राधिका को मिली के अंदर एक तरह की गर्माहट अपनी ओर आती हुई नजर आई। मुझे थैंक यू बोलने की ना जरूरत नहीं है, मैंने तो ये कहा था कि मैं तुमसे नफरत करती हूं। मिली ने राधिका के चेहरे पर अपनी नजर हटाते हुए कहा। वो जो भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूं।
राधिका ने फिर से कहा। हालांकि मिली के कहे शब्दों की वजह से राधिका थोड़ी सी उदास हो गई थी। उसे लग रहा था कि वो मिली के साथ दोस्ती कर सकती थी, लेकिन यहां तो उसकी जुबान कुछ और ही कह रही थी। अगर तुम आगे बुली नहीं होना चाहती हो ना, तो अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, मिली ने पलटकर राधिका की ओर देखते हुए कहा। फिर वो प्रैक्टिस रूम के दरवाजे से बाहर निकल गई। ठीक इसी वक्त लकी भी प्रैक्टिस रूम में आ गया। पहले तो उसे अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उसने रुस्तम को बोलकर फोन यहाँ ऑफिस में करवा दिया। रिसेप्शन पर जैसे ही चेतन का फोन बजा तो लकी को तुरंत अंदर एंट्री मिल गई। फिर वो भागते हुए यहाँ आया और आखिरकार राधिका उससे यहाँ मिल गई। जिस हालत में राधिका थी उसे देखकर लकी को तो बहुत बड़ा झटका लगा। लकी और मिली एक दूसरे से टकरा गए थे। मिली ने जब लकी को देखा तो उसका चेहरा मुरझा गया। जिस तरह से लकी ने कपड़े पहने हुए थे और जैसा उसने हुलिया बना रखा था, उसे देखकर तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो राधिका की जान बचा पाएगा। लकी! जैसे ही राधिका ने लकी को अपने पास देखा, उससे और नहीं रोका गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने लकी को कसकर गले लगा लिया। किसने हाथ उठाए तुम पर? किसने हाथ उठाए तुम पर? बताओ मुझे। लकी ने जब राधिका के हाथों पर और चेहरे पर छोटे से निशान देखे तो उसने तुरंत राधिका के गालों पर हाथ रखते हुए पूछा। उसकी हालत देखकर ही लकी समझ गया था कि उसकी यहां पर किसी न किसी के साथ मारपीट जरूर हुई थी। राधिका के चेहरे की उड़ी हुई रंगत ने उसकी हालत खराब कर दी थी। इधर लकी का भी दिल बुरी तरह से घबराए जा रहा था और वो बस राधिका के मुंह से उन लोगों का नाम सुनना चाहता था जिन्होंने उसके साथ ये सब किया था। उसके होते हुए ऐसे किसकी हिम्मत हो गई थी जो राधिका के ऊपर हाथ उठा दे। लकी ने जाते हुए मिली को देखा, इसलिए वो उसकी तरफ मुड़ा और फिर उसे देखते हुए बोला, इसने ये सब किया है? बताओ, अगर इसने किया है ना तो मैं अभी इसे जान से मार दूंगा। लकी के मुंह से आग बरस रही थी। नहीं, इसने नहीं किया है। जिसने किया है वो लोग यहां पर है नहीं, वो लोग यहां से चले गए हैं। राधिका ने लकी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, वरना उसे तो यही लग रहा था कि ये सारी मारपीट मिली ने की थी और वो उसे पीटने के लिए तैयार भी हो गया था। मिली ने जब उन दोनों को देखा तो अपना सिर ना में हिलाया और फिर वहां से निकल गई। जैसे ही मिली वहां से निकली, राधिका ने लकी को जोर से गले लगा लिया। उसका गला आंसुओं से भर आया और वो फूट फूट कर रोए जा रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या राधिका यहाँ आना छोड़ देती? क्या वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती? क्या उसका सपना निशा और उसकी साथियों की वजह से अधूरा रह जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। निशा से राधिका का वहां रुकना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसे परेशान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। उसने ना सिर्फ राधिका की मां के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था, बल्कि उसने उसे बुरी तरह से मारना भी शुरू कर दिया था। राधिका, जिसे अभी अपनी मां के बारे में इतना कुछ सुनकर गुस्सा आ रहा था, उसने भी निशा को मारा, लेकिन वो उसे पूरी तरह से निपट नहीं सकती थी। अगर मिली बीच में नहीं आती तो राधिका को बचाना मुश्किल हो जाता, वो मर सकती थी। मिली के बचाने के बाद लकी भी राधिका के पास पहुंच चुका था। लकी को देखते ही राधिका उसकी बाहों में समा गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब निशा और बाकी के लोग उसे मार रहे थे तब राधिका को ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, लेकिन अब जब लकी ने उसे गले लगा लिया तो उसे काफी सुकून मिल रहा था। वो लोग मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे? मैं जब से छोटी थी तब से अपनी माँ को काम करते हुए देख रही हूँ। मैंने देखा है कि मेरी माँ जिंदगी में कितनी ज्यादा ठोकर खाई रही है और उन्हें हर रोज सुबह उठकर खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। हमारे पास दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं थे लगी, और मेरी माँ मेरे बुखार उतारने के लिए ना जंगल से जड़ी बूटी लेकर आती थी। फिर भी वो कभी इस बात की शिकायत नहीं करती कि हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किल है। आज मैं जो कुछ हूं ना सिर्फ उनकी वजह से हूं, और ये लोग उनके बारे में कितना बुरा बोल रहे थे। ये कहते ही राधिका का गला भर आया था। निशा ने राधिका की माँ के बारे में जो भद्दी बात बोली थी, उसी की वजह से वो अपनी भावनाओं के ऊपर काबू नहीं रख पा रही थी और आखिरकार उसके आंसू फूट पड़े थे। उसका गला फटने लगा और वो नीचे जमीन पर गिर गई। उसका शरीर बुरी तरीके से कांप रहा था। लकी को लग रहा था कि शायद उसे एंजाइटी अटैक आया था। राधिका संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। राधिका चिंता मत करो, गहरी सांस लो, चलो गहरी सांस लो एक।
जब लकी ने राधिका को इस हाल में देखा तो वो और ज्यादा परेशान हो उठा। उसे उन लोगों से सख्त नफरत थी जो राधिका की जान के दुश्मन थे। उसने राधिका की पीठ सहलानी शुरू कर दी और उसे पुचकारने लगा, चिंता मत करो राधिका, जिसने भी ये सब काम किया है ना, उसे उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जैसी भी मुश्किल हो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा राधिका। अभी ठीक हो तुम? लकी ने पूछा। उसकी बाहों में थोड़ी देर रहने के बाद राधिका को आराम मिलना शुरू हो गया था। चलो अब मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। तुम बस मुझे उसका नाम बताओ और मैं उसे। लकी ने बहुत आराम से राधिका से पूछा और उसकी आंखों पर से उसके आंसू पोंछने लगा। उसकी आंखों में राधिका को एक अलग ही तरह का गुस्सा नजर आ रहा था। वो सब मेरी टीम की लड़कियां हैं, उन तीनों ने मेरे साथ ये सब किया, लेकिन इस बार जाने दो लकी। अगर अगली बार उन्होंने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी और फिर तुम उनके साथ जो करना चाहो कर लेना, राधिका ने कहा। उसके चेहरे पर लकी एक झीनी सी मुस्कान देख पा रहा था। राधिका नहीं चाहती थी कि वो इतना जल्दी निशा और बाकी दोनों लड़कियों के साथ अपने रिश्ते खराब कर ले। अगर उसका उनके साथ रिश्ता खराब होता तो इसका असर उनके काम पर पड़ता, और राधिका नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी हरकत की वजह से ये ग्रुप टूट जाए। आखिरकार वो लोग अब से एक टीम थे। क्या राधिका, तुम अभी भी उन लोगों को बचाना चाह रही हो? लकी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उन लड़कियों ने राधिका को जिस हाल में छोड़ दिया था, उसके बाद तो लकी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ना चाहता था। लकी सुनो मेरी बात, प्लीज इस बार मेरा कहा मान लो। मैं उन सबको बता दूंगी। अगर फिर से उन्होंने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं सच में सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, पक्का। राधिका ने फिर से लकी की ओर देखा। लकी राधिका की इस बात पर चिढ़ गया था। उसे उसका ऐसा कुछ करना ठीक नहीं लग रहा था। भले ही वो उन तीनों को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन राधिका के कहने के बाद अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। चलो अब हम होटल चलते हैं और माँ से मिलकर आते हैं, ठीक है? राधिका ने कहा। इस वक्त वो जिस इंसान से मिलने के लिए तड़प रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। राधिका को अब तभी आराम मिलने वाला था जब वो अपनी माँ से मिल लेने वाली थी। वो शांति से अपनी माँ के पास बैठना चाहती थी और उनसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी। ठीक है, चलो चलते हैं। लकी ने राधिका के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो राधिका को काफी अच्छे से समझने लगा था। लकी ने राधिका को उठाया और बोला, इससे पहले कि तुम आंटी से मिलने के लिए आओ, उससे पहले कम से कम अपना मुंह तो धो लो। लकी ने राधिका के गालों पर अपना अंगूठा रखते हुए कहा। राधिका भी बाथरूम में गई और आराम से मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई। फिर लकी भी राधिका के साथ उस कंपनी से बाहर आ गया। इस वक्त रात के करीब 9 बज चुके थे। आसपास की सड़कें रोशनी से जगमगा उठी थी और काफी सारे लोग उनके आसपास चले जा रहे थे। वो सभी ठंडी हवा खाते हुए फुटपाथ के इर्द गिर्द लगे पेड़ों के नीचे चले जा रहे थे। जब लकी और राधिका भी उस कंपनी से बाहर आ रहे थे तभी लकी का फोन बजने लगा। उसने देखा कि उसके नंबर पर वसीम का फोन आ रहा था। लकी उसका फोन देखकर ही इरिटेट हो गया था। उसे लग रहा था कि वसीम फिर से उसे किसी पार्टी में बुलाना चाह रहा था। लकी सर। उधर से वसीम की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते ही लकी समझ गया कि वसीम किसी बात से घबराया हुआ था। उसने आगे कहा, सर ऐसा लग रहा है कि यशोदा जी की बॉडी के साथ कुछ दिक्कत हो गई है। मैंने उन्हें पहले ही दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल भेज दिया था। क्या आप आकर उन्हें देखना चाहेंगे? वसीम की बात जैसे ही खत्म हुई उसे सुनकर राधिका और लकी के होश उड़ गए। यशोदा को क्या हो गया था? लकी को तो जैसे बहुत बड़ा झटका लग गया और फिर राधिका तो फिर से सदमे में चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी माँ को पहले से ही कोई बीमारी नहीं थी तो फिर उन्हें अचानक से क्या हो गया। राधिका के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। लेकिन उन्हें हुआ क्या? लकी ने पूछा। उसकी आवाज अचानक से भारी हो गई थी। उसने फोन को लाउडस्पीकर पर डाल दिया। क्या हुआ मेरी माँ को? राधिका ने भी वसीम से घबराते हुए यही सवाल किया। राधिका मैडम, हुआ ये कि आज मैंने किसी को यशोदा जी के साथ उन्हें दिल्ली घुमाने के लिए भेजा हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी बस 1 घंटे पहले जब वो लोग यशोदा जी के साथ खाना खा रहे थे तभी अचानक से यशोदा जी खाते खाते बेहोश हो गई और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल उन्हें ले गए हैं। अब उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं, वसीम ने डरते हुए कहा। जब वसीम ने अपनी बात खत्म की तो राधिका के पैर से जमीन निकल गई। वो कांप रही थी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर्स को बोलना कि वो लोग आंटी का अच्छे से इलाज करें वरना उन लोगों की नौकरी चली जाएगी।
लकी ने कहा। वो राधिका को ढांढस बंधाने के लिए वसीम से ये कह रहा था। लकी लकी मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लकी मुझे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी, राधिका ने कहा। और वो लकी के कंधे पर अपना हाथ मारने लगी। वो अभी बहुत ही डरी हुई और घबराई हुई नजर आ रही थी और उसके दिमाग में बार बार सिर्फ अपनी माँ का चेहरा घूमे जा रहा था। वो बस अब जल्दी से जाकर अपनी माँ से मिलना चाहती थी। राधिका का डर और बढ़ता जा रहा था। उसके शरीर का खून उसके शरीर से बाहर निकलने को था। वो मारे डर के कांपे जा रही थी। देखो राधिका, तुम डरो मत, भरोसा रखो, तुम आंटी सच में ठीक हो जाएंगी, लकी ने राधिका के कानों में कहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों साथ में निकल गए। कंपनी का ऑफिस शहर से थोड़ा सा बाहर था, इसलिए यहां पर ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल था। लकी देख पा रहा था कि राधिका उसकी बाहों में कांपी जा रही थी। लकी को उसे देखकर इतना डर लग रहा था कि वो सड़क के बीच में जाकर खड़ा हो गया और उसने एक बड़ी सी गाड़ी को हाथ देकर रुकवा लिया। अरे क्यों मरना चाहते हो भाई, बीच में आ गए हो, ठीक इसी वक्त उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकते हुए कहा। लेकिन लकी ने उसके ऊपर कुछ पैसे उछाल दिए। कुछ दिन पहले ही लकी के ऊपर से उसका बैन हट चुका था और उसने ढेर सारे पैसे निकाल लिए थे। अब जब उस आदमी ने देखा कि उसकी गाड़ी में ढेर सारे नोट बिखरे पड़े थे तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने देखा लकी ने उसके ऊपर 10,000 से भी ज्यादा उड़ा दिए थे। उधर क्या खड़े हो, इधर आओ। तब जाकर उस गाड़ी वाले को यह एहसास हुआ जिस लड़के ने उसके ऊपर पैसे फेंके थे वो उसे बुला रहा था। तब तक लकी राधिका के पास जाकर खड़ा हो गया। ड्राइवर ने भी गाड़ी फटाफट लकी की तरफ मोड़ ली। लकी ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और राधिका को अपने साथ लेकर अंदर बैठ गया। उसने ड्राइवर से कहा कि वो जल्द से जल्द गाड़ी को दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल ले चले। तुम चिंता मत करो राधिका, सच में आंटी को कुछ नहीं होगा, वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, लकी ने राधिका की पीठ सहलाते हुए कहा। गाड़ी वाले ने गाड़ी चलाना शुरू तो कर दी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने अचानक से ब्रेक मार दिया। क्या कर रहे हो, रुक क्यों गए, लकी ने ड्राइवर को डांटते हुए कहा। वो इस वक्त जल्द से जल्द राधिका को उसकी मां के पास ले जाना चाहता था। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चलाना चाहता, लेकिन आगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, रास्ता बंद किया हुआ है, तो मैं क्या करूं, ड्राइवर ने लकी की ओर घूमकर देखा और कहा। लकी ने सामने देखा तो वहां पर 10 से भी ज्यादा लोग खड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग वहां पर आखिर कर क्या रहे थे। लकी ने गाड़ी का शीशा उतारा और फिर अपना सिर बाहर निकालते हुए उन लड़के के ऊपर जोर से चिल्लाया, अरे हट जाओ रास्ते से। उन सभी लड़कों को लकी जैसे ही एक अमीर लड़के ने बुला रखा था। जिस लड़के के कहने पर यहां भीड़ जमा हुई थी उसका नाम था अमान। अमान सड़क के बीच खड़ा होकर एक लड़की को प्रपोज कर रहा था और जब उसने सुना कि लकी उसके ऊपर पीछे से चिल्ला रहा था तो लड़की के सामने अमान की इमेज डाउन होती जा रही थी। अबे ओए, अगर तूने एक बार और रास्ता खाली करने के लिए कहा ना तो मैं यहीं पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अमान ने लकी की ओर देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा। गाड़ी घुमा ले भाई, तेरी गाड़ी हम यहां से नहीं जाने देंगे। हाँ भाई, हमारा टाइम और अमान भाई का मूड खराब मत कर, निकल यहां से। एक लंबा सा जवान आदमी लकी की तरफ बढ़ता चला रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो लकी को गंदी गंदी गालियां दिए जा रहा था। साले, तुझे बात समझ नहीं आ रही है ना, रुक, मैं तेरा ना सिर खोल कर अभी तेरे दिमाग की सर्विसिंग करता हूं, उस लड़के ने कहा। ड्राइवर उसे इस तरह से उसकी गाड़ी की तरफ आता देख डर गया था। उसने गाड़ी पलटना शुरू कर दिया। रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है गाड़ी घुमाने की, लकी ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। सर उधर जाने का रास्ता नहीं है, हम पीछे से घूमकर निकल जाएंगे ना, उधर से भी ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो अगर लड़का यहां आ गया तो आपको मारेगा ही मारेगा, लेकिन गाड़ी का नुकसान करेगा वो अलग, ड्राइवर ने डरते हुए कहा। मैंने कहा ना गाड़ी मुड़ना नहीं चाहिए तो मतलब नहीं मुड़ना चाहिए, लकी ने कहा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। इतने में वो आदमी भी लकी के पास आ गया था और वो उसके मुंह पर मुक्का जड़ने ही वाला था, लेकिन लकी उसके हाथ से मुक्का खाने वाला नहीं था। इससे पहले कि वो उसके ऊपर हाथ उठाता उससे पहले ही लकी ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे जोर से नीचे धकेल दिया। फिर लकी ने अपना सीधा पैर उठाया और उस लड़के के सिर को अपने घुटने पर जोर से दे मारा। उस आदमी के सिर पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। लकी ने फिर भी उसका सिर नहीं छोड़ा और उसे 2-4 बार और मारने के बाद उसे जमीन पर गिरा दिया। वो लड़का लकी से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था। उसने लकी की ताकत को कम आंक लिया था। इस वक्त लकी को भी इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी जान तक ले सकता था। ड्राइवर लकी को छोड़कर जाने ही वाला था। इतने में उसने देखा कि लकी ने पूरा खेल ही पलट दिया। ड्राइवर के तो होश उड़ गए थे।
जैसे ही उस लड़के के साथ लकी ने इतनी बुरी तरीके से मारपीट की तो उसके बाद पीछे से उसके दोस्तों ने भी हल्ला करना शुरू कर दिया। लकी की नजर अब उन लोगों के ऊपर पड़ी तो उसने देखा कि वो सभी लकी की ओर भागते हुए आ रहे थे। अमान ने सब लोगों को लकी के ऊपर ऐसे छोड़ दिया था जैसे वो सब अमान के पालतू कुत्ते हों। वो पीछे अपनी लड़की के साथ तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? लकी ने उस अकेले आदमी से तो निपट लिया था, लेकिन क्या वो इतने सारे लड़कों से निपट पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी के आने के बाद जैसे राधिका की जान में जान आ गई थी। उसे लग रहा था कि अगर लकी उसके साथ है तो सब कुछ उसके साथ है। दोनों राधिका की मां यशोदा से मिलने के लिए ऑफिस से निकल गए थे, लेकिन रास्ते में ही वसीम के फोन ने उन दोनों को परेशान कर दिया। यशोदा की तबीयत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ये सुनते ही राधिका तुरंत अपनी मां के पास जाना चाहती थी, लेकिन लकी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचे, लकी की एक लड़कों के गुट के साथ लड़ाई हो गई और वो सारे के सारे उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। अमान ने बाकी लड़कों को उसे सबक सिखाने के लिए भेज दिया था। सड़क के दूसरे छोर से जब ड्राइवर ने अपनी तरफ लड़कों को आता हुआ देखा तो वो बुरी तरीके से डर गया। उसके दिल में ये डर घर कर गया था कि आज तो पिटाई पक्की थी। उसने सोचा यहां से भाग जाने में ही भलाई थी, लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा था, लकी ने उसे गुस्से से देखा और उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसके पास आते हुए बोला, बाहर निकलो। अरे अरे सर, आप क्या कर रहे हो सर? ड्राइवर ने कहा। वो इस तरह से लकी को देखकर घबरा गया था। अंदर बैठो, लकी ने कहा और फिर उसकी सीट पर आकर बैठ गया और ड्राइवर को पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए बोला। फिर उसने देखा कि वो 10 लड़के उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। वो ड्राइवर पर चिल्ला रहे थे, जो कि तुरंत पैसेंजर सीट पर बैठ गया था। लकी ने शीशे में देखा कि राधिका पीछे बैठी हुई थी। फिर उसने सामने देखा कि लड़के उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। लकी के मन में उन लड़कों के लिए जरा भी दया नहीं थी। अगर वो उसकी हालत समझने को तैयार नहीं थे तो फिर वो उनकी तरफ दया दिखाने के लिए भी राजी नहीं था। लकी ने धीरे से एक्सेलेटर पर पैर रखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरे अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं सर? अगर कोई गाड़ी के आगे आ गया सर तो मर जाएगा सर। ड्राइवर ने हैरान होते हुए लकी से कहा, तुम चुप रहो, बोला ना चुप रहो। लकी ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। जब उन लड़कों ने देखा कि गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी तो उन लड़कों ने उसका रास्ता रोकने की तैयारी कर ली। डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे ऊपर गाड़ी नहीं चला सकता है। मेरे साथ आओ और बस गाड़ी को घेर लो, उनमें से एक जवान लड़के ने कहा। बाकी लड़कों को भी उसकी बात पर भरोसा हो गया था कि लकी उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता था। वैसे भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 लोग थे। उनके लिए ये बहुत छोटा मसला था। वो अभी भी लकी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लकी ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो स्पीड को और बढ़ाए जा रहा था और उसकी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक इसी वक्त गाड़ी एक लड़के से टकराई और जमीन पर गिरने की किसी की जोरदार आवाज आई। पीछे खड़े लड़के ये समझ गए थे कि लकी उनके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा था और ना ही उन्हें डरा रहा था। जैसे ही उनका पहला साथी नीचे गिरा, बाकी सभी पीछे हट गए। लकी अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाए जा रहा था, लेकिन जो लोग हटने को तैयार नहीं थे, लकी भी उन लोगों के लिए रुकने को तैयार नहीं था और वो तेज रफ्तार से गाड़ी उनकी ओर लेकर जाता रहा। जो कुछ एक लड़के उसकी गाड़ी के आसपास आने की कोशिश कर रहे थे, वो भी छोटी मोटी चोट खाकर जमीन पर इधर उधर गिरते जा रहे थे। लेकिन तब भी अमान को अकल नहीं आ रही थी। वो अभी भी उस लड़की के साथ खड़ा था और उसे प्रपोज करने के लिए अपने घुटने पर बैठ गया, लेकिन उन दोनों की तरफ नहीं देखा और उसने उन दोनों को गाड़ी से ठोक दिया। जैसे ही अमान लकी की गाड़ी से टकराया, वो गेंद की तरह हवा में उछल गया और फिर 2-4 बार गुड़कने के बाद सड़क के किनारे जाकर गिर गया। वो लड़की जो अमान के साथ थी, उसका भी यही हाल हुआ था और वो भी इस वक्त उसके साथ ही पड़ी हुई थी। जब गाड़ी ने उन दोनों को ठोका तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मार दिया हो। वो पूरी तरह से सन्न रह गई थी। उसने अपने कान बंद कर लिए थे और बस चिल्लाए जा रही थी। उसकी आंख खोलने की हिम्मत नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने आंख खोली तो उसने देखा कि लकी की गाड़ी की पिछली लाइट उसकी आंखों के सामने थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि लकी उन्हें ठोक कर भाग रहा था। जब लकी गाड़ी वहां से लेकर आगे निकला तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम लड़का ऐसा भी कर सकता था। लकी अपनी गाड़ी को 120 की स्पीड पर भगाया जा रहा था। दिल्ली की सड़कों पर इतनी तेजी से गाड़ी भागना बहुत बड़ी बात थी।
वो दाएं से बाएं जहां से जगह मिल रही थी वहां से गाड़ी को ओवरटेक किए जा रहा था। वो हर गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। उसे इस तरह से गाड़ी चलाते देख लकी के आसपास गाड़ी चलाने वाले सभी ड्राइवर डर गए और उन्होंने पहले ही अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर ली। कुछ लोग उसकी गाड़ी गुजर जाने के बाद उसे गालियां भी दिए जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जवानी के जोश में लकी अंधा हो गया था, लेकिन लकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसको क्या लग रहा था और किसको क्या नहीं लग रहा था। उसने सारी बत्तियां तोड़ दी थी और उसकी स्पीड देखकर एक बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा सड़क के किनारे लगे मिट्टी में ढेर जा गिरा। वो अगर तेज होता तो शायद मर भी सकता था। जब तक वो संभल कर लकी को रोकने की कोशिश करता तब तक लकी की गाड़ी उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। लगभग 40 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद लकी दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। बड़े भाई, तुमने कितनी लाल बत्तियां तोड़ दी। मेरे घर पर इतने चालान आएंगे ना कि पूरी किताब बन जाएगी। उस ड्राइवर ने लकी के साथ अपना दुख बांटते हुए कहा। जब लकी ने इतनी भयंकर गाड़ी चला रहा था तब उस ड्राइवर का दिल उसके गले में आकर फंस गया था और उस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि लालच कितनी बुरी बला है। उसके लिए तो अब मामला पैसों का नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का रह गया था। लेकिन लकी को जब सड़क पर चल रहे लोगों का ध्यान नहीं था तो ऐसे में ड्राइवर की परवाह उसे कहां से होती। वो गाड़ी से नीचे उतरा और फिर राधिका को लेकर नीचे आ गया। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। क्योंकि लकी गाड़ी चला रहा था इसलिए वो राधिका को अपनी माँ से मिलवाने के लिए जी जान लगा देना चाहता था। वो उसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। लकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ गया। जब लकी आईसीयू में पहुंचा तो उसने देखा वसीम वहीं बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि लकी आ रहा है तो वो तुरंत लकी के पास दौड़ा और आ गया। लकी जी, राधिका जी, आप लोग आ गए, वसीम ने कहा। जब वो लोग फैमिली के बाहर कहीं पर मिलते थे तो वसीम उसे सर नहीं कह सकता था। अभी सिचुएशन कैसी है? लकी ने सीधा मुद्दे की बात की। राधिका ने पहले ही उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया था और वो सीधा आईसीयू के दरवाजे पर पहुंच गई थी। जब दरवाजा नहीं खुला तो वो शीशे से झांक कर देखने लगी। कुछ डॉक्टर्स ने अपना सूट पहना हुआ था और वो लोग यशोदा को घेर कर खड़े थे। वो बार बार उसके पलंग के पास रखी टेबल पर इक्विपमेंट्स को उठाए जा रहे थे और कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे थे। नर्स डॉक्टर के पीछे खड़ी थी, उन्हें साफ कर रही थी। ए लड़की, इधर मत देखो। तभी उस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर अंदर से बाहर आते हुए बोले। जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने देखा कि राधिका अंदर झांक रही थी, इसलिए उन्होंने उसे झांकने से मना कर दिया। क्योंकि वसीम यहाँ पर पहले ही पहुंच गया था इसलिए उसने यशोदा जी को बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा आईसीयू में एडमिट करवा दिया था। फिर उसने उस हॉस्पिटल के सबसे मंझे हुए डॉक्टर को उसके घर से यशोदा जी के ट्रीटमेंट के लिए बुलवा लिया था। ये मैडम यशोदा जी की बेटी हैं, वसीम ने उस डॉक्टर से कहा। जिस तरह से उसने राधिका से बात की थी उसे देखकर वसीम के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। वसीम को गुस्सा आते ही डॉक्टर की हालत खराब हो गई। वो जानता था कि राधिका कोई ऐसी लड़की थी जिसे वसीम बहुत मानता था। मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। तुरंत ही उस डॉक्टर ने राधिका से माफी मांगते हुए कहा। इस वक्त राधिका के कानों में किसी तरह के कोई शब्द पढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का चेहरा घूमे जा रहा था। वसीम ने बताया कि उसे अभी भी यशोदा जी की सिचुएशन का पूरा अंदाजा नहीं था। लकी राधिका के पास आया और उसके कंधों पर अपना हाथ डाल दिया। जिस तरह से राधिका अंदर झांक रही थी उस तरह से लकी भी अंदर झांकते हुए देख रहा था। राधिका कुछ कह नहीं रही थी लेकिन लकी सब कुछ महसूस कर पा रहा था। उसका शरीर गूंज रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट खत्म किया और आईसीयू से बाहर आ गए। सर मेरी माँ कैसी है सर? उनकी तबीयत ठीक है ना? राधिका ने डॉक्टर प्रफुल्ल के पास जाते हुए पूछा। डॉक्टर प्रफुल्ल ने वसीम की तरफ देखा। जब उसने देखा कि वसीम ने उसे बताने के लिए इशारा कर दिया था उसके बाद ही प्रफुल्ल ने राधिका को उसकी माँ की हालत के बारे में बताया। उनकी हालत काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमने अभी तो उन्हें स्टेबलाइज कर दिया है लेकिन वो पूरी तरह से ठीक कब हो पाएंगे इसके लिए हमें भी सीनियर डॉक्टर से बात करनी होगी। बिना उनसे बात किए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सॉरी। डॉक्टर प्रफुल्ल ने जो भी कहा उसे सुनने के बाद राधिका हक्की बक्की रह गई थी। अगर लकी ने उसे पकड़ा नहीं होता तो शायद राधिका बेहोशी के मारे जमीन पर गिर जाती। अरे इसमें डरने की क्या बात है? डॉक्टर कह रहे हैं ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, राधिका आंटी ठीक हो जाएंगी। हमसे जितना हो सकेगा ना हम उतना करेंगे आंटी के लिए। सच में आंटी ठीक हो जाएंगी, भरोसा रखो। लकी ने फिर से उसे समझाते हुए कहा। मैं उनसे मिलना चाहती हूं। राधिका उसकी बात सुनने को राजी नहीं थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था।
ये सब जो उसके आसपास हो रहा था उसे देखकर उसे डर लग रहा था। इसलिए जैसे ही राधिका ने कहा, उसके बाद उसने किसी का भी इंतजार नहीं किया और सीधा अपनी माँ से मिलने के लिए अंदर भाग गई। मैडम शांत हो जाइए आप, अंदर जो मरीज है उनकी हालत काफी वीक है और उनके शरीर में हमने काफी सारे इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। उन्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है और फिर हमने अभी उन्हें बेहोशी की दवा भी दी है। अगर आप अंदर चली गई तो उनसे बात नहीं कर पाएंगी आप। डॉक्टर ने राधिका को बीच में ही रोकते हुए कहा, हाँ राधिका, ये जो कह रहे हैं उन्हें सुनो। अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो हो सकता है कि आंटी की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाए। लकी ने भी उसे यही सलाह दी। जब वो लोग राधिका को इस तरह से देख रहे थे तो उसकी हालत खराब हो गई थी। उसका दिल कितना दुख रहा था इस बात को वो खुद जानता था। अंदर जो नर्स है वो आंटी का ध्यान रख रही है, तुम चिंता मत करो, वो सच में ठीक हो जाएंगी। लकी ने उसे मनाने में अपना पूरा जोर लगा दिया था। राधिका भी अब अंदर जाने की अपनी जिद छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा अभी भी उस शीशे के ऊपर ही टिका हुआ था। लकी ने वसीम की तरफ देखा और बोला, जल्दी से जल्दी दिल्ली के सभी बड़े डॉक्टर्स को यहां बुलाओ, हमें कैसे भी करके इन्हें बचाना होगा। लकी की आवाज भी अब कांपने लगी थी। जी सर, मैं सबको बुलाता हूं, वसीम ने डरते हुए कहा। उसने कभी लकी को ऐसे कांपते हुए नहीं देखा था, ना ही उसने कभी सोचा था कि लकी इतना घबरा जाएगा। जैसे ही उसने उसकी बात सुनी वो तुरंत सारे इंतजाम करने में जुट गया। इधर डीन और डॉक्टर्स भी हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी था कौन जिससे वसीम डर गया था, और वो जो भी कह रहा था वसीम उसे पूरी ध्यान से सुन रहा था। ये नजारा देखकर वो सब चौंक गए थे। राधिका अभी भी उस खिड़की के पास खड़ी थी और अगले 3 घंटे तक वो उसकी माँ को इसी तरह से देखती रही। लकी भी उसके साथ वहीं खड़ा था। तभी वसीम ने बताया कि दिल्ली के सबसे बड़े डॉक्टर्स अभी यहाँ यशोदा को देखने के लिए आ रहे थे। हॉस्पिटल वाले भी उनसे लगातार यशोदा के बारे में बात किए जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ राधिका। लकी ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा। राधिका ने उसे देखा, उसकी आंख के आंसू सूख गए थे। लकी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे लेकर कॉरिडोर में लगी बेंच पर जाकर बैठ गया। राधिका ने अपने पैर मोड़ लिए थे और वो अपने सिर को अपने घुटने में छुपाकर बैठ गई। मैं सच बता रहा हूं, आंटी ठीक हो जाएंगी, लकी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लकी से राधिका को इस हाल में देखा नहीं जा रहा था। इतने में अंदर से एक जोरदार चीख हुई और थोड़ी देर बाद एक नर्स दौड़ते हुए आईसीयू से बाहर आ गई। ये चीख सुनते ही राधिका भी डर गई थी। आखिर अंदर क्या हुआ था? क्या यशोदा जी के साथ कोई अनहोनी हो गई थी? क्यों नर्स चिल्लाई थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी की गाड़ी रास्ते में आई हर मुसीबत के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आखिरकार हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। राधिका और लकी गाड़ी से उतरते ही सीधे आईसीयू की तरफ दौड़ने लगे थे। राधिका ने अपनी नजर दरवाजे की खिड़की पर जमा दी। उसे देखकर बस ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मां से मिलने के अलावा इस जिंदगी में और कुछ नहीं करना चाह रही थी। लकी ने वसीम को बोलकर उसकी मां के इलाज के लिए बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर्स बुलवा लिए थे, लेकिन उसके पास राधिका की बेचैनी का कोई इलाज नहीं था। तभी अचानक आईसीयू से नर्स के जोर की चीखने की आवाज आई और नर्स दौड़कर बाहर आ गई। उसकी आवाज सुनकर राधिका फिर से डर गई और वो दौड़कर खुद आईसीयू के दरवाजे के पास चली गई। जब उसने अंदर झांका तो पाया कि दूसरी नर्स हक्की बक्की सी खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही थी। यशोदा अपने पलंग पर उठकर बैठी हुई थी। मां, मां! राधिका बुरी तरीके से घबरा गई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ तौर पर नजर आ रही थी। उसने दरवाजे को जोर से खोला। वो तुरंत अंदर जाना चाहती थी। नर्स ने भी उसके लिए दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन वो जैसे ही अंदर दाखिल होने वाली थी उससे पहले ही नर्स ने राधिका को रोक लिया था। देखिए मैडम, थोड़ा सा शांत हो जाइए। ये आईसीयू है, यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स को आना अलाउड है। यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स ही आ सकते हैं और वैसे भी आपके अंदर आने से यहाँ पेशेंट्स को कोई मदद नहीं मिलने वाली है। हमने डॉक्टर को बुलवा लिया है। अब आप प्लीज थोड़ी सी शांति रखिए, नर्स ने उसे समझाते हुए कहा। राधिका शांत हो जाओ प्लीज। अगर तुम अंदर चली गई तो तुम्हारी माँ जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। हमें डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए, वो जल्द से जल्द तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे। लकी ने भी राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहा।
वो उसे अंदर नहीं जाने देना चाहते थे। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे मेरी माँ से मिलना है मुझे। राधिका ने लकी के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने के लिए पूरी जान लगा दी थी, लेकिन वो उसका हाथ छोड़ने के लिए राजी नहीं था। राधिका की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो खूंटे से बंधी कोई गाय हो। वो उस खूंटे से खुलने के लिए पागल हुए जा रही थी। ठीक इसी वक्त डॉक्टर्स भी राधिका के पास दौड़ते हुए आ गए थे। लकी ने राधिका को अपनी गोद में उठा लिया था और उसने दूसरे हाथ से डॉक्टर्स के लिए दरवाजा खोल दिया। राधिका, मेरी बात का विश्वास करो, वो सच में ठीक हो जाएंगी, मैं कह रहा हूं ना। तुम्हें क्या लग रहा है, क्या हमें उनकी चिंता नहीं है? जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना, उतना ही दर्द मुझे भी हो रहा है राधिका, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते अभी। मैंने पहले ही वसीम को बोलकर बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर्स को बुलवा लिया है और अब आंटी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, भरोसा रखो। लकी राधिका को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन राधिका के कानों में उसकी कही बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसकी मां से मिलने के लिए पागल हुए जा रही थी, लेकिन फिर लकी ने जब उसके सिर को थामकर अपने सीने से लगाया तो वो शांत हो गई। ठीक 10 मिनट बाद एक जवान डॉक्टर जो थोड़ी देर पहले अंदर गया था, वो डर के मारे बाहर निकल आया। वो सीधे वसीम के पास पहुंचा और डर से घबराते हुए बोला, वसीम जी, उस मरीज की हालत, उसकी सांस लगातार गिरती जा रही है और वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी नीचे चली गई है। डॉक्टर प्रफुल्ल का कहना है कि हो सकता है शायद कि। इससे आगे उस डॉक्टर की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या? इधर वसीम को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो सीधा लकी की ओर देख रहा था। उसने देखा कि लकी की आंख खुली की खुली रह गई थी। वो हिलने तक का नाम नहीं ले रहा था। राधिका जो कि लकी के पास खड़ी थी, उसका बदन भी पूरा अकड़ गया था। उसे तो सांस आनी बंद हो गई थी और उसके कानों में बस सीटियां बज रही थी। अगर यशोदा जी को कुछ भी हो गया ना, तो मैं एक एक को नंगा करके यहां से सीधा तड़ी पार करवा दूंगा। जाओ और उन्हें जैसे भी हो ना ठीक करो। वसीम ने जोर से उस डॉक्टर पर चिल्लाते हुए कहा। सर, प्रफुल्ल सर कह रहे हैं कि उनकी हालत पहले से काफी खराब हो गई है। उस डॉक्टर ने घबराते हुए वसीम से कहा। लकी उसकी बात करने के सुर से ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी। लकी ने बिना देर किए राधिका का हाथ पकड़ा और उसके साथ आईसीयू के अंदर दाखिल हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे तुम लोग अंदर? उस डॉक्टर ने वसीम के सामने से कहा। वसीम से रहा नहीं गया और उसने उस डॉक्टर के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। लकी सर ने जो कहा है वो करो, दरवाजा खोलो। वसीम ने उस डॉक्टर पर लगभग गुर्राते हुए कहा। वो भी घबरा गया और हाँ में गर्दन हिलाते हुए आईसीयू का दरवाजा खोलने लगा। लकी, वसीम और राधिका तीनों आईसीयू के अंदर दाखिल हो गए थे। राधिका अपनी माँ के पलंग के पास बैठी हुई थी। वो घबराते हुए अपनी माँ की ओर देखे जा रही थी। राधिका इतनी डरी हुई थी कि उसने अपने आंसुओं को भी रोक रखा था। वो देख पा रही थी कि उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया था। उनके गालों की चमड़ी लटकने लगी थी। उनके मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उनके शरीर में अलग अलग जगहों पर सुइयां घुसी हुई थी। यशोदा के पलंग के आसपास सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे। राधिका उन्हें काम करते हुए देखकर सख्ते में आ गई। उसे इस बात का तो डर था कि कहीं उसकी माँ के ट्रीटमेंट में कोई कमी न रह जाए, लेकिन उससे ज्यादा डर उसे यह लग रहा था कि कोई इसकी माँ की खाल को चाकू से आहिस्ते आहिस्ते काटे जा रहा था। इनकी हालत अब कैसी है? वसीम ने प्रफुल्ल से पूछा। वसीम का चेहरा देखते ही इन सब लोगों की हालत खराब हो गई। अगर वो यशोदा को ठीक नहीं कर पाते तो शायद वो सब जिंदा नहीं बच पाते। हमने पहले तो पेशेंट की हालत को ठीक कर दिया है सर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर अचानक से कुछ बदलाव हुए हैं। उनका दिल और फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे। लीवर, किडनी और बाकी सारे ऑर्गन्स इस वजह से सफर कर रहे हैं। उनकी इंटेस्टाइन में भी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। डॉक्टर प्रफुल्ल ने काफी साफ शब्दों में वसीम के सामने अपनी बात रखते हुए कहा। यशोदा जी की इस तरह की हालत देखकर डॉक्टर प्रफुल्ल खुद हैरत में पड़ गए थे। अभी भी उनकी हालत वैसी हो गई थी जैसी थोड़ी देर पहले थी। उन्होंने कभी इस तरह का केस नहीं देखा था। मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये सब ठीक होंगी या नहीं होंगी। वसीम ने अपना सब्र खोते हुए कहा। अब उसे सुने बिना ये रहा नहीं जा रहा था। मुझे डर है वसीम सर कि मैं। वसीम का मुंह इस सवाल के जवाब में खुलने का नाम नहीं ले रहा था। इस सवाल को सुनने के बाद वो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे इतना भर कहने में ही कितनी मेहनत लग रही थी, वो सिर्फ उसकी आत्मा ही जानती थी। अगर तुमने उन्हें ठीक नहीं किया ना, तो तुम्हें इस हॉस्पिटल में भी रहने की कोई जरूरत नहीं है, वसीम ने उसे झाड़ लगाते हुए कहा। वसीम की बात सुनकर ही प्रफुल्ल इतना घबरा गया कि उसके पैरों में आकर बैठ गया था। बाकी सब लोग भी अपने अपने घुटनों पर बैठ गए और वसीम के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। वसीम सर,
हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आपकी मरीज की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है। पिछले 3 से 4 घंटे में इनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि हम खुद ताज्जुब में हैं। हम में से किसी ने भी इतने सारे ऑर्गन्स का ऐसे अचानक फेल हो जाने का केस आज तक नहीं देखा है। ये अपने आप में एक अनूठा केस है। अब इन्हें दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल ने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। वो डरते हुए और घबराते हुए वसीम को वो सब समझाने लगा जो वो कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद इस तरह से बात करने पर वसीम उनकी बात समझ जाएगा, लेकिन ठीक इसी वक्त उधर यशोदा, जो कि अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, उन्होंने अपना सिर धीरे उठाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो अपना हाथ भी ठीक से नहीं उठा पा रही थी। उनके हाथ में जो सुइयां लगी थी उसने उनकी हालत को और ज्यादा खराब कर दिया था। राधिका से अब और रहा नहीं जा रहा था। उसने डॉक्टर को एक और धक्का दिया और पलंग के पास चली गई। फिर उसने पीछे खड़े डॉक्टर को देखा और बोली, मेरी माँ अपना ऑक्सीजन मास्क हटाना चाहती हैं, हटाओ इसे। राधिका का अपनी माँ के साथ जिस तरह का संबंध था वैसा उनका किसी और डॉक्टर के साथ नहीं था, इसलिए उसकी माँ उससे क्या चाह रही थी इस बात की समझ राधिका को अच्छी तरह से थी। वो उनका चेहरा देखते ही समझ गई कि उन्हें क्या चाहिए था। डॉक्टर प्रफुल्ल खुद पलंग के पास भागते हुए गए और उन्होंने यशोदा जी के चेहरे पर से मास्क हटा दी। यशोदा जी, जो कि काफी परेशान और थकी हुई नजर आ रही थी और उनका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था, उन्होंने अपनी नजर वसीम की तरफ घुमाते हुए कहा, वसीम जी, आप मेरी तबीयत खराब की वजह से इन लोगों को मत डांटिए। मेरी तबीयत मेरी अपनी वजह से खराब हुई है। मैं इस वक्त सिर्फ राधिका से बात करना चाहती हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो, यशोदा जी ने कहा। लेकिन ये सुनते ही वहां खड़े डॉक्टर और वसीम के होश उड़ गए थे। अगर वो लोग वहां से बाहर निकल जाते तो यशोदा जी की हालत और ज्यादा खराब हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि वो मर जाती। वसीम को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए था, इसलिए उसने सीधा लकी की ओर देखा। लकी ने वसीम को देखा और जोर से बोला, सब के सब अभी के अभी बाहर निकलो। लकी को तब तक समझ में आ गया था कि उनकी परिस्थिति अब ज्यादा बदलने वाली नहीं थी, इसलिए लकी और बाकी सब लोग बाहर निकल गए। लकी, तुम एक सेकंड के लिए रुकोगे? यशोदा ने बहुत कमजोर आवाज में कहा। लकी, जो कि बाहर जाने को था, वो रुक गया। बाकी लोग आईसीयू से बाहर निकल गए थे। माँ, राधिका ने अपने माँ के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। उसकी नाक बह रही थी और अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधिका, तुम रोना बंद करो। राधिका, यशोदा ने उसे प्यार से मुस्कुराते हुए देखा और कहा। वो अपना हाथ उठाकर राधिका के आंसू पोंछना चाह रही थी, लेकिन राधिका ने बीच में ही उसका हाथ रोक दिया। माँ, आप जरा भी मत हिलो। माँ, आप आराम करो, राधिका ने कहा। वो अपनी माँ का हाल देखकर समझ गई थी कि वो चलने फिरने या हिलने डुलने के हाल में नहीं थी। आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है माँ? क्या आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में किसी ने ढेर सारे चाकू भोंक दिए हों। ऐसा दर्द उसकी माँ भी झेल रही थी। उसकी माँ का दर्द उसकी समझ से परे था। यशोदा ने सिर्फ अपना सिर ना में हिला दिया था। उसे राधिका के मुंह से इस तरह की बात सुनकर काफी अच्छा लग रहा था। नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। माँ को भी कभी दर्द हो सकता है क्या बेटी? लकी, क्या तुम आगे राधिका का ठीक से ध्यान रख पाओगे ना बेटा? यशोदा ने धीरे से लकी की ओर पलट कर देखा। जिस दिन उन्होंने पहली बार लकी को देखा था, उस दिन से ही उनके मन में लकी के लिए प्रेम जाग गया था। लकी उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गया था। माँ, राधिका ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो उनकी बात की असली मतलब समझ गई थी। हाँ आंटी, मैं राधिका का अच्छे से ध्यान रखूंगा, वादा करता हूं। लकी ने यशोदा जी की आंखों में देखा और गंभीर से आवाज में कहा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यशोदा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उनके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आ गई। इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर का बोझ हल्का हो गया था। अब उनके दिल में लकी कोई बाहर का आदमी नहीं रह गया था। राधिका, कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ बेटा, यशोदा ने राधिका की ओर देखते हुए कहा, लेकिन तब तक उनकी आंखें मुरझाने लगी थी। राधिका ने यशोदा का हाथ जोर से पकड़ा। उसकी आंसू भरी आंखों में फिर से प्यार भराया था। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं बेटा, यशोदा ने बड़े प्यार से राधिका की ओर देखते हुए कहा। ये वो राज था जो उन्होंने 20 साल से अपने सीने में दबा रखा था। जब राधिका ने यशोदा जी से ये बात सुनी तो उसे सुनते ही वो हैरान रह गई। माँ, राधिका ने बड़ी आंखों से अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा। हाँ, पहले तो मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी,
मैंने सोचा था कि मैं इस राज को हमेशा छुपा कर रखूंगी और आखिर में इसे अपने साथ ही लेकर चली जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं तुमसे हमेशा झूठ नहीं बोल सकती हूँ बेटा। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें इस बात को बता देना चाहिए, यशोदा जी ने आगे कहा, और कहते कहते उनकी आंखें आंसू से भर आए थे। नहीं माँ नहीं, राधिका ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा। वो सिर्फ अपनी एक ही माँ को जानती थी और वो थी यशोदा। वो बचपन से यशोदा के साथ थी और यशोदा के अलावा वो और किसी को जानती नहीं थी। अब जब यशोदा जी ने कह दिया कि वो उसकी माँ नहीं थी तो राधिका ये बात पचा नहीं पा रही थी। क्या यशोदा सच में उसकी माँ नहीं थी? और वो अभी ये सब राधिका को क्यों बता रही थी? अगर वो राधिका की माँ नहीं थी तो वो थी कौन? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टाबेल सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे तो वसीम और लकी और राधिका आईसीयू के अंदर आ गए थे। उन्होंने देखा कि यशोदा बेहोश हो गई थी और वसीम के सामने सब लोगों ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए थे। अब किसी के भी बस में कुछ नहीं रह गया था। लेकिन तभी यशोदा की आंख खुली और उसने इशारे से राधिका को कुछ समझाया। राधिका ने डॉक्टर्स को कहकर यशोदा जी का मास्क हटवा दिया था और फिर उनके कहने पर सब लोग बाहर चले गए। उसके बाद यशोदा ने राधिका को ऐसी बात बताई थी जिसे सुनने के बाद वो सख्ते में आ गई। लकी ने भी जब यशोदा जी के मुंह से इस तरह की बात सुनी तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने मन ही मन जब राधिका और यशोदा जी की शक्ल को मिलाकर देखा तो उसने पाया कि दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिल नहीं रही थी। पागल लड़की, तुम अपनी माँ की तरह भोली और दयालु क्यों हो? इतना भोला होना ना और इतना दयालु होना अच्छी बात नहीं है बेटी। जब यशोदा जी ने राधिका को इस तरह देखा तो उनसे रहा नहीं गया। यशोदा जी की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसने राधिका की माँ को देखा भी था और वो उन्हें अच्छे से जानती भी थी। उनको याद करने के बाद यशोदा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं, आप ही मेरी माँ हो। मेरी माँ और कोई हो ही नहीं सकती, आप ही मेरी माँ हो। जब राधिका ने सुना कि यशोदा जी बार बार उसकी असली माँ के बारे में जिक्र कर रही थी तो वो घबराने लगी। उनकी बातें सुनने के बाद वो परेशान हो गई थी और अब वो इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ होने के लायक नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी महिला थी। जितना उनका चेहरा सुंदर था ना, उतना ही खूबसूरत उनका दिल भी था और मैं तो सिर्फ उनकी नौकरानी थी। यशोदा जी ने बहुत ही धीरे से कहा। राधिका ने फिर से अपना सिर ना हिला दिया था। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया तब तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें पहचान लिया था और वो तुम्हें हाउस अरेस्ट में रखना चाहते थे। तुम्हें और उन्हें बाहर निकलने की मनाही थी बेटी। वो लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारी माँ कहीं भाग जाए। उन्होंने हम दोनों को जहर दे दिया था और उसके असर से बचने के लिए हमें रोज एक दवा खानी पड़ती थी। आज मेरी हालत जो है ना, वो उसी वजह से हुई है। उस जहर ने मेरे शरीर को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। जब दवा लाने के पैसे खत्म हो गए तो मैं जड़ी बूटी लेकर आती थी ताकि मेरी तबीयत ठीक रह सके, लेकिन जिस चीज को आना होता है उसे कौन ही रोक सकता है बेटी। बस अब आगे और कुछ मत कहो, राधिका ने कहा। वो उसके मुंह से इस तरह की बात और नहीं सुन सकती थी, लेकिन मन ही मन उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि यशोदा जी उसकी माँ नहीं थी। अगर मैं अपनी बात खत्म करूं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि शायद मुझे ये बात बताने का मौका दोबारा नहीं मिल सकता था। मैं काफ़ी आम सी जिंदगी जी रही थी बेटी। उस वक्त तुम्हारी माँ और मेरी मालकिन यही चाहती थी कि मैं तुम्हें अच्छे से बड़ा करूं और तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत ना आने दूं, लेकिन मुझे भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे तुम्हारे घर वालों की तरफ से ये खबर मिलेगी कि वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम एक छोटी बच्ची थी, मैंने ये खबर तुम्हारी माँ तक पहुँचा दी थी। तुम्हारी माँ को अपने परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो जानती थी कि अगर वो इसी तरह से घर के अंदर ही रहती तो उनका परिवार उनके खिलाफ कोई कदम तो उठा लेता। इसलिए उस रात मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर उस घर से भाग गए। हालांकि हम बहुत चौकन्ने थे और हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे परिवार वालों ने हमें ढूंढ ही लिया था बेटी।
उन्होंने ना सिर्फ हमें ढूंढ लिया बल्कि पकड़ भी लिया था। अपनी गाड़ी में डालकर वो लोग हमें एक पहाड़ की चोटी तक ले गए। वहां उन्होंने हमें नीचे उतारा और फिर हमें चारों तरफ से घेर लिया। रात थी, अंधेरा था। मालकिन समझ गई थी कि अब बचने का एक ही रास्ता था कि वो उनके साथ वापस चली आए, और इसलिए उन्होंने जाने के लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन तब तक मैं इस चीज को समझ नहीं पाई थी कि मालकिन के मन में चल क्या रहा था। जैसे ही वो लोग मालकिन को गाड़ी में बैठाने लगे, वो मौका पाकर वहां से भाग निकली। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था बेटी कि उनका परिवार उनकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। मालकिन जब भागने लगी तब उन्हें लगा कि उनसे कुछ गड़बड़ हो गई थी, और उन्होंने देखा कि उन लोगों ने हम सबके माथे पर बंदूक तान दी थी। अरे बाप रे, सच में? अचानक से राधिका के मुंह से निकला। लकी भी इस खतरनाक वाकये को सुनकर हैरान हो गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। यशोदा जी ने एक पल के लिए सांस ली और फिर आगे बोली। उसके बाद उन सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी बेटी। मालकिन को नहीं पता था कि वो लोग उनके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही अब मालकिन का अपने परिवार पर से विश्वास उठ गया था। वो बंदूक की नोक से डरने के बहाने दबे पैरों मेरे पास आ गई, और फिर उन्होंने मुझे गले लगाया और नीचे कूद गई। वो एक पल के लिए भी मेरी आंखों के सामने थी, और फिर अगले ही पल वो गायब हो गई। मैं उन्हें इस तरह से देखकर घबरा रही थी। बाकी सब लोग भी उन्हें कूदता देखकर डर गए थे। मुझे पहाड़ों के बीच में से हवा के अलावा सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी। मालकिन जाते जाते मुझसे कह रही थी, मेरी बेटी का ध्यान रखना यशोदा। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इससे पहले मैं पलक झपका पाती, वो नीचे गिर गई थी। उसके बाद मैंने देखा कि यही मौका था, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया और सीधा पहाड़ों के पास की झाड़ियों में भाग गई। लोग पीछे से गोली चला रहे थे, लेकिन तब तक मैं जंगल के अंदर जा रुकी थी। उसके बाद मैं उस गांव में आकर बस गई, और फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा बेटी। इससे पहले यशोदा जी आगे कुछ कह पाती, तभी उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। माँ ठीक है आप, राधिका ने कहा, और पानी का ग्लास उठाकर उनकी ओर पानी का ग्लास बढ़ा दिया। यशोदा जी ने थोड़ा सा पानी पिया और फिर अपने गले में टंगा लॉकेट उतारा और बोली, राधिका ये लॉकेट तुम पहन लो। उन्होंने अपने गले में से लॉकेट उतार लिया था और उसे राधिका की ओर बढ़ा दिया। उस लॉकेट का हरा वाला हिस्सा अब थोड़ा सा सफेद हो गया था, और उसके आसपास कुछ लाल रंग के धागे जैसे जम गए थे। वो देखने में काफी सुंदर था। राधिका को याद था कि वो जब से यशोदा जी के साथ थी तब से उसने अपनी माँ के गले में ये लॉकेट देखा था। राधिका को तब से ये शक था कि जब वो लोग इतने गरीब परिवार से आते थे तो फिर उसकी माँ ने इतना महंगे लॉकेट कैसे पहन रखा था। ये मालकिन का सबसे पसंदीदा लॉकेट है राधिका। उन्होंने जाने से कुछ दिनों पहले ही इसे मुझे दे दिया था। मुझे लगता है कि अब तुम्हें इसे पहनना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगा। यशोदा ने उसे धीरे से कहा। अब उनकी सांस कमजोर पर कमजोर हुई जा रही थी। लकी, इधर यशोदा ने बड़े मुश्किल से लकी की ओर देखते हुए कहा। जी आंटी, बताएं आप। लकी ने उनके पास आते हुए कहा, इतने साल में राधिका ने मेरी तरह दुख बहुत झेले हैं बेटा। वो भी अपनी माँ की तरह ही कमजोर है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। मुझे डर है कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो राधिका को कोई परेशान करेगा, हर कोई परेशान करेगा। अब क्योंकि राधिका ने तुम्हें पसंद किया है बेटा, तो मुझे लगता है कि तुम उसका हमेशा से ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, और उससे कभी परेशान नहीं करना। यशोदा जी ने अपने आधे खुले मुंह से कहा। उनकी सांस अब टूटने लगी थी और उनका मुंह भी ठीक से नहीं खुल पा रहा था। उनकी पलकें भारी और भारी होती जा रही थी। उन्हें नहीं लग रहा था कि अब वो और थोड़ी देर भी अपने आप को रोक पाएंगी। इधर लकी ने उनकी ओर देखा और बोला, ठीक है आंटी, जब तक मैं यानी लक्ष्मण लाल अग्रवाल जिंदा है ना और आपकी बेटी के साथ है, तब तक आपसे वादा करता है कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होने देगा। चाहे मैं खुद चोट खा लूं, लेकिन राधिका को एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा आंटी, आप निश्चिंत रहिए। लकी ने उनसे कहा, ठीक है बेटा, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैं आराम से मर। इससे पहले यशोदा जी कुछ कह पाती, राधिका ने बीच में ही उनके मुंह पर हाथ रख दिया था। यशोदा जी ने जब अपना हाथ हटाया तो राधिका ने देखा कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची कि वो ठीक से मुस्कुरा सके।
अब उनकी सांस काफी छोटी हो गई थी और इसी वजह से वो हांफने लगी थी। अब बोलना बंद करो और चुपचाप ऑक्सीजन मास्क लगा लो, आपको कुछ नहीं होगा, राधिका ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि यशोदा अपनी और एनर्जी बर्बाद करे। फिर उसने ऑक्सीजन मास्क उठाया और उसे यशोदा की नाक पर लगा दिया। वो अपनी आंखों के कोने से देख पा रही थी कि यशोदा जी का एक हाथ पलंग से ऐसे लटका था जैसे पेड़ से पत्ते लटक रहे हो। वो हाथ राधिका को हल्का सा छुए जा रहा था, लेकिन राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हथौड़े से भी भारी हो गया था। राधिका ने यशोदा जी की ओर देखा, जिन्होंने अपनी आंख बंद कर ली थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन नजर आ रहा था। उनके फड़फड़ाते हुए होंठों से तो वो बस इतना ही बोली, माँ माँ। और उसके बाद राधिका का पूरा बदन कांपने लगा। वो बहुत बुरी तरह से थरथरा रही थी। वो यशोदा जी से वैसा ही जवाब सुनना चाह रही थी जैसा उसे हर बार मिलता था, लेकिन इस बार यशोदा जी कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस चुपचाप लेटी हुई थी और उनके शरीर से किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। उनके चेहरे से उनकी जिंदगी बहुत दूर जा चुकी थी। माँ, राधिका ने चिल्लाते हुए कहा। वो समझ गई थी कि क्या हुआ था और वो फिर रोना शुरू कर चुकी थी। उसके आंसू उसकी आंखों में थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने यशोदा जी के शरीर को कसकर गले लगा लिया था और अपना सिर उनके सीने में धंसा कर रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर लकी की भी रूह कांप उठी थी। ठीक इसी वक्त हॉस्पिटल के सभी बड़े डॉक्टर्स वहां कमरे में आ गए, लेकिन उन्हें वसीम ने आईसीयू के दरवाजे पर ही रोक दिया। अब उनके आने या ना आने का कोई फायदा नहीं था। वो खिड़की के बाहर ही खड़े होकर देख रहे थे कि राधिका रोए जा रही थी। राधिका की आंखों के सामने उसकी माँ के साथ गुजारे पल की यादें उमड़ पड़ी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उसकी माँ थी या नहीं। वो बचपन से ही उसके साथ रही थी। डांट भी खाई तो उन्हीं से खाई, प्यार भी पाया तो उन्हीं से पाया। आज राधिका जो कुछ भी थी वो सिर्फ यशोदा जी की वजह से थी। भले ही उसकी शक्ल अपनी माँ से मिलती थी, लेकिन उसमें जो हिम्मत और जज्बा था ना, वो उसे यशोदा ने ही दिया था। लेकिन वो औरत जिसने राधिका को लड़ना सिखाया, जीना सिखाया, अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाया, राधिका की जड़ें जिस पेड़ से जुड़ी थी, वो पेड़ आज जड़ों समेत नीचे गिर गया था। उसकी माँ उसे पहले ही एक बार छोड़कर चली गई थी और आज फिर ये माँ उसे छोड़कर चली गई थी। अब वो सिर्फ उसकी यादों में ही सिमट कर रह गई। राधिका का अब इस दुनिया में कोई नहीं रह गया था और वो अनाथ हो गई थी। 5-10 मिनट बीत गए, 1 घंटा बीत गया, लेकिन राधिका अभी तक रोए जा रही थी। यशोदा जी कल कितने अच्छे से मुस्कुरा रही थी, उनकी आंखों में कितनी चमक थी। आज वो सब जैसे बुझ गया था। वो सारी रौनक जो उनके होने से राधिका की जिंदगी में थी, वो अचानक से कहीं गायब हो गए। राधिका को लग रहा था कि उसकी जगमगाती हुई जिंदगी में अचानक से किसी ने बिजली काट दी और वो सिर्फ अंधेरे में खड़ी थी। राधिका को इन सब ख्यालों से बहुत डर लग रहा था। लकी राधिका के पीछे चुपचाप खड़ा था। वो राधिका के सुबकने की आवाज़ सुने जा रहा था और सुनते सुनते कब उसकी खुद की आंखों में से आंसू बहने लगे उसे पता नहीं चला। लेकिन वो जानता था कि अब उसका इस दुनिया में और कोई नहीं रह गया था। वो राधिका के साथ रहना चाहता था, उसे दोबारा जोड़ना चाहता था, उसके साथ खड़ा होना चाहता था। राधिका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। राधिका, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा। आगे चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे हम दोनों को कितनी भी मुश्किलें क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन हम झेलेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हर चीज़ का डटकर सामना करेंगे राधिका, और मैं हर मुकाबले में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लकी ने कहा और राधिका के सिर पर हाथ फेरने लगा। लेकिन राधिका के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके एक हाथ में वो उसके गले में लटका वो लॉकेट यशोदा जी की गर्दन को छुए जा रहा था। वो चाहती थी कि ये लॉकेट फिर से उनके गले में चला जाए और वो फिर से जिंदा हो जाए। मुझे ना इन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था लकी, मैंने क्यों बुला लिया इन्हें, राधिका ने रोते हुए बोला। वो सारा इल्जाम अपने सिर पर ले रही थी, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि इसका कोई फायदा नहीं था। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राधिका, लकी ने कहा और राधिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाने लगा। लेकिन राधिका ने उसका हाथ झटक दिया और वो फिर से दहाड़ते हुए रोने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी राधिका को संभाल पाता या वो इस सदमे से कभी उबर नहीं पाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जान